तो ये मैं दोनों बातों को बताता जा रहा हूँ, इसके लाभ। अब सुसुप्ति अवस्था आती है कि उसके क्या लाभ हैं। साधना मतलब कोई चीज़ का अभ्यास, कोई चीज़ साधते हैं हम। जैसे अगर हमें ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग की साधना होगी कि हम ड्राइविंग के नियमों को जानें, ड्राइविंग के तौर तरीकों को जानें और प्रैक्टिस करें, तो इसको साधना बोलते हैं। साधना मतलब कोई चीज़ हम साध रहे हैं, हाँ, उसी को साधना बोलते हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास, ज्ञान के साथ साथ, समझ के साथ साथ। अब सुसुप्ति पर आते हैं। है तो और भी बहुत सारी बात, मतलब एक एक अवस्था इतनी है कि अगर उसे डिटेल में जानने जाओ, पीएचडी करने जाओगे, तो एक ही अवस्था पर पूरे साल आप काम करते रह सकते हो। उसी के बारे में नॉलेज, उसी के बारे में ज्ञान, बहुत डीप स्टडी है। और चूँकि यहाँ हम 4 दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उसी आधार से समय का वो करते हुए, सुसुप्ति जो केंद्र है वो अहम और आपका जो चित्त है उसका घर है। वो मतलब ये वहाँ पाए जाते हैं। इनके वहाँ होने का मतलब इसीलिए है कि इनमें हमें जल्दी जल्दी चेंज नहीं चाहिए होता है हमें स्थिर चीज़ें चाहिए होती हैं जीवन में। कुछ जैसे मेमोरी स्थिर चाहिए होती है। वो ऐसे नहीं कि रात को सोई तो पता चला सुबह तक बहुत सारी बदल चुकी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, जैसे होते हैं। हाँ कि मैं, हाँ वो खड़े होकर पूछ लेंगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। हाँ हाँ, मतलब हर बात उसे हर बार जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। उनके नाम पे भी ऐसा देखा गया है कि जो सुसुप्ति में है ना, जैसे जब 15 साल पहले उनकी इफेक्ट शुरू हुई, उसके पहले वो गाने सुन रहे थे। हाँ, गाने सुन रहे थे। गाना बजता है तो वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, शुरू कर देते हैं। यस, क्योंकि वो डीप डाउन इतना बैठ गया है वो कि वो रहता है। यस यस, उसके गुण लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो पूरा दिन यही धुन चलती है। हाँ, ये धुन, तो ये उस सुसुप्ति केंद्र की वजह से होता है, सुसुप्ति अवस्था की वजह से। तो वहाँ पे हर चीज़, उसका नाम सुसुप्ति इसीलिए है कि वहाँ पे हर चीज़ ना सोई सी काम करती है, बहुत स्लो स्पीड में रहती है। तो वहाँ तमस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब आप साधना में भी जाएंगे तो वहाँ अंधकार पाएंगे, प्रकाश नहीं जब आप वहाँ जाएंगे और अपने आप का अनुभव करेंगे मैं हूँ का, तो वहाँ आप अपने आप को आकाश के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, अंधकार वाला आकाश, अंधेरा। इसीलिए जो कोई लोग गए उनको पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक है, क्योंकि अंधेरा है तो क्या दिखाई पड़ेगा क्योंकि प्रकाश जैसे ही शुरू होगा तो स्वप्न अवस्था शुरू हो जाएगी। सुसुप्ति में अंधकार ही रहता है, तभी बीज वहां रह पाता है। नहीं तो अगर आपने वहां प्रकाश किया तो वो वृक्ष बनने की, पौधा बन, जैसे यहाँ भी होता है ना खेती में, जब आप बीज को अंधेरे में डालते हैं तो वो ऐसे उगना शुरू होता है और प्रकाश में आने लगता है। तो प्रकाशित होना मतलब अभिव्यक्त होना कोई चीज को। जैसे आप कोई चीज को अभिव्यक्त करते हैं तो दूसरों के लिए क्या होता है, वो प्रकाशित होती है, मतलब उनको पता चलता है अच्छा ओ इनके अंदर ऐसा ऐसा है। ये तो डांस भी कर लेते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था आज तक, है ना। कभी डांस करते हुए देखा, कभी गाना गुनगुनाते देखा, अरे आपकी आवाज़ तो बड़ी मधुर है गाने में, नहीं तो ये थी कहाँ, बीज रूप में रहती है अंदर। तो अभिव्यक्ति के लिए सुसुप्ति केंद्र नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को। सुसुप्ति केंद्र है उन चीज़ों को यथावत लंबे समय बनाए रखने के लिए। तो वहाँ एक तमस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वहाँ हर चीज़ बहुत स्लो होती है। वहाँ कोई परिवर्तन बहुत जल्दी से नहीं हो जाता, इसीलिए कोई आदत को बनाना आसान नहीं होता और उस आदत को छोड़ना भी आसान नहीं होता है, उसी कारण की वजह से।
और क्या लाभ है उसके कि जिन चीज़ों का हम अभ्यास करते हैं, जो हमें उच्च से उच्च दक्षता के लिए चाहिए, तो वो उस बात को स्टे करके रखता है, स्टोर करके रखता है कि आपने यहाँ तक सीख लिया, इस बात को, इस समझ को, इस अभ्यास को, इस पूरी लयबद्धता को वो स्टोर करके रखता है कि अब जब आप आगे करेंगे तो यहाँ से आगे जाएगा। वो नहीं कि हर बार आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े। अगर उसको उठा के जागृति में रख देते तो यहाँ हर बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ता आपको, वो स्टेबल नहीं रहती। स्टेबिलिटी के लिए ही वो केंद्र है। इसीलिए मैं हूं की भी एक तारतम्यता चाहिए होती है जन्म से लेकर और मृत्यु तक। तो इसमें बदलाव होते रहने के बावजूद भी हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि बचपन में जो मैं था वो कोई और था और बुढ़ापे में जो मैं होगा वो कोई और होगा। इसी स्लो स्पीड और है उसमें परिवर्तन हमेशा ही। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उस समय के मैं में और इस समय के मैं में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, मगर फिर भी हमें ऐसा ही लगता है कि ये मैं वही है, ये चेतन वही है, जबकि वो भी परिवर्तनशील है। अब कई आध्यात्मिक विद उसको ऐसा बताते, देखो इसमें परिवर्तन नहीं है ना, आप जो तब मैं थे वही मैं अब है, ऐसे करके ये वास्तविकता नहीं है। ये आप सामान्य अवस्था से देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप ध्यान की अवस्था से जाएंगे तो विशेष रूप से जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये भी परिवर्तनशील है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है मूल तत्व से लेके और टोटल जो परिवर्तनशीलता ना हो। परिवर्तनशीलता यहाँ का सार्वभौमिक गुण है, बस स्पीड अलग अलग होती है अलग अलग लेवल पे। ये बात समझ में आती है? सर आकाश तत्व में ही परिवर्तन? हाँ, नहीं तो आकाश ही तो वायु बनता है। अगर आकाश में परिवर्तन नहीं होगा तो वायु कैसे बनेगा? हाँ, लेकिन वायु तो आकाश के अंतर्गत आ जाती है। नहीं, वो वाला आकाश दूसरा है जिसके अंतर्गत आ रही है। उसी आकाश का एक हिस्सा, जैसे आपने क्लाउड देखे होंगे, मतलब जो, हाँ, जो पानी का वो होता है, बादल हुए, हाँ, वो उसका कुछ हिस्सा पानी बन जाता है, क्योंकि जितना मॉइस्चर होता है हवा में, सारा तो पानी बन के नहीं लटक जाता नीचे। एक लेवल से ज़्यादा मॉइस्चर होता है तब वो बूंद के रूप में बन के बारिश बनती है। ये समझ में आता है? मॉइस्चर रहता है, उसी मॉइस्चर में ये पानी भी बन के रह रहा है। वैसे ही आकाश भी, आकाश का जो हिस्सा ज़्यादा घनत्व हो जाता है वो दूसरी चीज़ों में परिवर्तित होता है, और विरल वाले आकाश में वो बन के रहता है। जैसे ज़्यादा घनीभूत पानी कम घनीभूत वाले मॉइस्चर में बना रहता है। आकाश भी कम और होता है। हाँ, वो भी कम और ज़्यादा घनीभूत होता है। कम घनीभूत जो है वो स्थान देने का काम करता है, जगह जिसको बोलते हैं स्पेस। और जितनी मात्रा में वो घनीभूत होता जाएगा उतनी मात्रा में दूसरी चीज़ें, जैसे आप आकाश को तो अभी छोड़ दो क्योंकि साइंस उसके बारे में, ऐसा बता सकते हैं हाँ, कि आसपास जैसे हम आगे बढ़े तो 15-20 किलोमीटर तक पर मीटर स्क्वायर हाँ, परमाणु ज्यादा है, हाँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यस, नाइट्रोजन। उससे आप 100 पर जाओगे तो देखिए तो प्रेशर कम होते चल जाता है, टेम्परेचर का चेंज होने लगा। अब आप 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हो तो वहां पे एटम है ही नहीं। यस, तो फिर वहां पे एटम नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी। तो हाँ, स्पेस है, विरल स्पेस है। विरल मतलब ऐसे कंडेंस नहीं है, ऐसे बहुत दूर दूर है परमाणु। जैसे उदाहरण के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको पता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है, हाँ, है ना? उसमें आप देखेंगे कि एक तत्व में और दूसरे तत्व में मात्र इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर है। मेनली प्रोटॉन की, हाँ, है ना? उसकी संख्या कम ज्यादा होने से एलिमेंट बदल जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है।
अगर चक्के देखोगे तो उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है। मतलब सोने का मोल और उसके आगे और पिछले वाले के मोल में सिर्फ एक ही फर्क है। वैसे जैसे हीरा और कोयला, हाँ, हीरा और कोयला, एक ही चीज का फर्क है। कोयला क्या है कि कार्बन के परमाणु थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, तो वो कोयला है। वो थोड़े से उनको कस दो, प्रेशर से लाके ऐसे ज़्यादा जोर से कस दो, थोड़ा ज़्यादा नज़दीक ले आओ तो वो हीरा बन जाता है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, केवल कोयला में कार्बन के परमाणुओं की दूरी ज़्यादा है, उनका जो बॉन्डिंग है, और हीरे में वो बहुत नज़दीक है, ज़्यादा कंडेंस है, ज़्यादा पास पास आ गए। समझ रहे हैं? तो अल्टीमेट जो एलिमेंट है वो ये आकाश तत्व ही है। आकाश के ही ये सारे घनीभूत रूप हैं। या ऐसे थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री में मानो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही जो हैं वो, अगर उन्हें मूल तत्व मान लो तो वही मूल तत्व हैं। उन्हीं के बाकी सारी चीज़ें, उन्हीं की संख्या की बढ़ोतरी है, उन्हीं के घनीभूत रूप हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए थे वो किसी एक खास ऑर्डर में आ जाते हैं। वहाँ एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन वो वगैरह है, वो एक चीज़ बन जाती है ना? लेकिन उनके सबके एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस तो चाहिए। हाँ, ये जो स्पेस है ये वही वाला जिस स्पेस से वो चीज़ घनीभूत होके बनी है, ये वही वाला स्पेस है, मगर विरल है, जो केवल जगह देने का काम करता है। इससे ज़्यादा उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं वो जो स्पेस है जो जगह देने का काम करता है उसमें तो कंफर्ट नहीं होगा। अरे नहीं, देखो ऐसे समझो, ये सारा जो स्पेस है जैसे बोल रहे हैं, ये सारा घनीभूत रूप में था, इतना सॉलिड था कि वहाँ पे जगह देने की कोई जगह नहीं होती है, वो खुद ही इतना कंडेंस होता है। जैसे ये माइक अपने आप में इतना कंडेंस है कि ये मेरा हाथ को जगह नहीं देगा, मेरा हाथ नहीं घुसेगा इसमें, है ना? मेरा हाथ को स्पेस नहीं देगा ये, या तो मुझे यहाँ से ऐसे हटाना पड़ेगा, तब यहाँ पे मुझे ऐसे लाना पड़ेगा। तो मेरे हाथ को जगह देने के लिए इससे विरल स्पेस चाहिए, इससे ठोस स्पेस में मैं चला जाऊंगा तो घुसेगा ही नहीं। समझ? तो इसीलिए जैसे गैस है वो ज़्यादा तरल चीज़ है, लिक्विड जो है वो इससे ज़्यादा ठोस है, और ठोस जो है वो बहुत ज़्यादा ठोस है। ठीक ऐसे ही, और ये है सब आकाश ही, या ये है सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही। ये समझ रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक हल्कापन ही इन्हें जगह देने का काम करता है। अगर वो वहाँ ठोस हो गया तो इन्हें जगह नहीं देगा, फिर वो अपने आप में एक चीज़ बन जाती है, और वो अपने से ज़्यादा ठोस को, अगर खुद भी ठोस है तो जगह नहीं देगी, अगर तरल है तो जगह दे देगी, जैसे खुद हट जाएगी वहाँ से। जैसे पानी में मैं हाथ डालूं तो पानी वहाँ से हट जाता है और मेरे हाथ को जगह दे देता है। लेकिन अगर वो स्पेस भी ठोस हो जाए, कोई ठोस गोला बन जाए, अब मेरा हाथ नहीं घुसेगा उसमें, क्योंकि ये भी ठोस है, वो भी ठोस है, तो वो ठोस इसके लिए जगह नहीं बन पाता, स्थान नहीं बन पाता। हाँ, जैसे पानी से बर्फ बन गई तो अब बर्फ वो क्योंकि ठोस हो गया वो। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक चौकस एरिया में प्रेशर का बढ़ना। हाँ, प्रेशर का बढ़ना। जैसे ये आप वो चीज देख लो तो उसमें परमाणु बहुत पास पास है, बट ये हवा है, इसके परमाणु बहुत दूर दूर है, इसलिए हमें जगह, हाँ, इसलिए वो हमें रहने में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं देते, ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा नहीं होती। हालांकि आप बहुत स्पीड में चलोगे तो पता चलता है कि ये रेजिस्ट कर रही है, ये हमें रोक रही है, हाँ, है ना? या आप कोई इतना बड़ा सा आकार बना के जाओ, कोई ऐसा छतरी लेके कुछ, तो आपको पता चलेगा कि आप स्पीड दे रहे हो, चल ही नहीं रही है आगे, क्योंकि वो हवा उसको रोक रही है, प्रेशर दे रही है ना? उसको वो उतना आसानी से स्पेस दे नहीं पा रही है कि भाई साहब फटाक से चले जाओ ना। सिर्फ हम गाड़ी का, एरोप्लेन का मॉडल चेंज कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो इस तरह से, तो स्पेस के लिए हमें इतना ज़्यादा विरल आकाश चाहिए
कि बिल्कुल रुकावट ना बने, इतनी विरल स्थिति चाहिए। तो तब ये जो पूरा का पूरा स्पेस जो ऐसे ठोस था, ये जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो वो विरल स्पेस को जन्म देता है, जिसमें बाकी सारी चीज़ें स्टे कर पाती हैं, बन पाती हैं, स्टे कर पाती हैं, रह पाती हैं, फिर एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, वो ऐसे जुड़ती तुड़ती रहती हैं और वो एक पूरी गति चलती रहती है, सृजना चलती रहती है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है इस चीज़ का। स्पेस में भी चेंजेस होते हैं। यस, एक्सिस्टेंस के लिए स्पेस मैंडेटरी। हाँ मैंडेटरी है, क्योंकि स्पेस ही नहीं होगा तो आप एग्जिस्ट कहाँ करोगे, है ना। अगर स्पेस के सारे परमाणु वहां से हटा दिए जाएं तो वहां आप घुस ही नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे अभी आप कुर्सी में बैठे हैं, तो अगर पीछे से कुर्सी हटा दी जाए तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आप ऐसे गिर पड़ोगे। तो इसी बात को और ज़्यादा देखें तो ये जो विरल स्पेस है, ये ऐसी इमेजिन करो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसी इमेजिननेस करो कि कोई एक ऐसी खाली जगह जहाँ स्पेस के ये विरल परमाणु भी ना हो, तो आप वहाँ जा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप इन्हीं परमाणुओं के बने हो। जैसे ही जाने लगोगे तो ये वाले परमाणु इधर ही आपसे बिखर के इधर ही रह जाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं गति कर सकते खाली जगह में। इन ठोस परमाणुओं को गति करने के लिए हल्के परमाणुओं वाला स्पेस चाहिए, ठीक। तो उस तरह से जो ये हमारे तीनों तल हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, माने जागृत और अर्ध जागृत और अचेतन, ये जो तीनों हैं, इसमें कॉन्शियसनेस के लेवल भी कम ज़्यादा होते हैं, और इन्हीं कम ज़्यादा होने की वजह से वो सारी प्रक्रियाएं हो पाती हैं जो होती हैं। जैसे हम गहरी नींद में जा पाते हैं, वो तभी जा पाते हैं क्योंकि सुसुप्ति में हमारा जागृत लेवल बहुत कम होता है। अगर वहाँ ये जागृत लेवल बढ़ा दिया जाए तो वहाँ परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने लग जाएंगे, जैसे जागृत में होते हैं वहाँ भी ऐसे होने लग जाएंगे, और फिर जो एक होल जीवन का उद्देश्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपका अहम वहाँ पे रहता है, ताकि उसमें बहुत जल्दी से कोई परिवर्तन ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि अभी 1 घंटे पहले बोल रहा है कि मैं तो लोहार का काम करूँगा, अभी घंटे भर बाद बोला नहीं मैं तो सुनार का काम करूँगा, अभी सुनार के काम के लिए भेजा ही था, रास्ते में बोला नहीं मैं तो ड्राइविंग करूँगा। अरे भाई इतना जल्दी नहीं बदलो यार, नहीं तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। आदमी काम करने पहुंचेगा नहीं कि बदल जाएगा। हाँ, अभी खाना खाने की वो सोच ही रहा था, चला ही खाना खाने का, बोला अब नहीं खाना है। क्या खाना है? अब बेलपत्र खाऊंगा। अच्छा बेलपत्र खाओगे? अच्छा बेलपत्र की तरफ चलो। नहीं अभी मैं आम खाऊंगा। नहीं भाई इतना जल्दी नहीं। मतलब हर एक प्रक्रिया को होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ये सब चाहिए होता है। वो सुसुप्ति केंद्र ही देता है इस बात को, क्योंकि वहाँ चेंजमेंट बहुत जल्दी से नहीं होते। इसीलिए वो कहते हैं ना, आदमी की फितरत कभी बदलती नहीं है। तो वो एक्चुअली यही कहना चाहते हैं कि जो आदमी जो होता है वास्तव में वो इतनी जल्दी ऐसे रातों रात नहीं बदल जाता है। हाँ, वो ऐसा सोचता है कि हाँ 8-10 साल 20 साल में तो कुछ फर्क आ जाएंगे। ऐसी तरह की चोट लगी है, कोई ऐसी प्रक्रिया से गुजरा कि उसमें कुछ जैसे तो बहुत कोमल था पहले, हाँ ऐसी कोई प्रक्रिया हुई कि वो ठोस बन गया। हाँ, वो कोई टर्निंग पॉइंट होते हैं। वो एक्चुअल में चल तो रहा होता है पर परिणाम हमारे सामने नहीं आता। वो ऐसे सरल नहीं आता, बट कोई हाँ यस एक टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है। जब वो चीज़ वहाँ तक पहुँच जाती है तब वहाँ बदलाव होते हैं। इतना आसानी से वहाँ बदलाव नहीं होते। नहीं तो अगर वहाँ बहुत तेज़ी से बदलाव होने लगे तो यहाँ संभव ही नहीं होगा जीवन, है ना। यहाँ बहुत जल्दी सब तितर बितर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट जीवन है ये इस पूरे स्ट्रक्चर की वजह से है कि एक फास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक मिडिल स्ट्रक्चर है और एक बहुत स्लो स्ट्रक्चर है।
बीच में जो ज्ञान वाला स्तर है वो जागृत से थोड़ा कम फास्ट और सुषुप्ति से ज़्यादा फास्ट है। इसी वजह से ज्ञान की प्रक्रिया तेजी से हो पाती है। अगर सबकॉन्शियस भी अनकॉन्शियस की तरह होता तो ज्ञान बहुत स्लो प्रोसेस में होता है ना। ऐसे होता जैसे आदिकाल में साइंस डेवलप होती थी पता चला सदियों में कोई एक आध खोज हो गई छोटी मोटी, समझ। तो इससे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, मतलब हम कर रहे हैं और ज्ञान हमें जल्दी हो जाता है ताकि उसे हम अपने कर्म में ले आएं और उसका लाभ उठाएं। तो इसमें इसकी स्पीड बहुत तेज़ नहीं की जा सकती। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे तो उसको वो आयतन ही नहीं मिल पाएगा। तो एक ये लाइफ का ऐसा स्ट्रक्चर है इस तरह से करके। तो जो सुषुप्ति केंद्र है वो अच्छा, हम वहाँ पे विश्राम इसलिए कर पाते हैं, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होती तो हम सो नहीं पाते फिर, है ना। ये बात समझ में आती है। और ये कभी कभी होता भी है हमारे जीवन में कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, कोई घटना हमारे साथ ऐसी घट जाती है तो हमें नींद नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती कि ये जो जागृत का अभी ये सब, अच्छा इसमें आखिरी में है कि इन तीनों अवस्थाओं में संबंध क्या, तो मैं ये बताता चलूँ। इन तीनों अवस्थाओं का, अब आप देख रहे हो ना, एक दूसरे के साथ ये अवस्थाएं होके काम करती हैं। किसके लिए? अहम के लिए। इसमें सब में प्रमुख कौन है? अहम, माने मैं, माने आप, ठीक। हाँ, आत्मा आप उसको बोलो, जीव बोल दो, कॉन्शियसनेस बोल दो, चेतन बोल दो, अस्तित्व बोल दो। नहीं, तुरिया का बता रहा हूँ, उसके बाद में। तो इसके सारे आपको लाभ पता चल गए। विश्राम के लिए वो अवस्था है, प्लस अगर हमें समाधि अवस्था का कोई ज्ञान चाहिए, विशेष गहराई में जाना है, जिनको गहराई में नहीं जाना उनके लिए उस अवस्था का उपयोग नहीं है। जिसको किसी भी बात की गहराई में जाना है ज्ञान के रूप में, रिसर्च के रूप में, तो अगर वो इस प्रक्रिया को करता है तो वहाँ पे उसका ये लाभ मिलता है कि उसे नितांत एकांत मिल जाता है। इसीलिए बाहर आप देखते होंगे कि वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा एकांत जगह बनाई जाती है कि कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी प्रकार का। उनके लिए ऐशो आराम के साधन, एसी, वो सब ऐसे बनाया जाता है ताकि उनका जो स्थूल शरीर है वो कंफर्टेबल अवस्था में रहे, घर की कोई चिंता ना हो। मगर हालांकि ऐसा है नहीं, बहुत सारी चिंताएं उन्हें रहती हैं, ऐसी कोई आइडियल सिचुएशन अभी नहीं बनी है, पर उनका वर्किंग प्लेस को आइडियल सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाती है। उसके पीछे यही लॉजिक रहता है कि ताकि ये किसी अपनी एक बात पर पूरी तरह से फोकस होकर काम कर सके, इन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। इन्हें ऐसा नहीं कि पसीना चू रहा है और लगा है सूक्ष्मदर्शी में ऐसे करके देखने, नहीं। ये जो सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि वहाँ कोई चेंजेस बहुत तेजी से होते नहीं, तो वहाँ सब इतना स्लो होता है कि वो कुछ भी डिस्टरबेंस जैसा महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता, इतने स्लो मोशन में होता है। तो वहाँ आप जाके और जो टॉपिक आप उठाओगे, जो सवाल उठाओगे, तो वहाँ पे वही सवाल उठता है, उतना ही चेतन का लेवल बढ़ता है और उतनी ही मेमोरी एक्टिवेट होती है। तो ये समाधि अवस्था का जो है उस रिसर्च के रूप में लाभ मिलता है। मतलब ऐसा एकांत तो बाहर संभव नहीं है जैसा वहाँ संभव है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आप अपने स्थूल शरीर से कट जाते हैं, अपने स्वप्न शरीर से कट जाते हैं ऑलरेडी। इनका कोई अनुभव वहाँ नहीं होता, तो इनमें कोई दिक्कत भी होती है तो वो वहाँ जो है आपको रुकावट नहीं पैदा करती, अड़चन नहीं डालती। तो वहाँ आप उन तथ्यों को इकट्ठा करके और उस पर चिंतन मनन ऐसे कर सकते हैं। और वहाँ थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है तो काम की बातें ही निकल के आती हैं, तो ज़्यादा खोज थोड़े समय में हो जाती है वहाँ पे। इसके लिए वो अवस्था होती है। तो एक वहाँ विश्राम का काम हो गया और एक विशेष ज्ञान के लिए, वह पीएचडी टाइप का।
रिसर्च वर्क के लिए, क्योंकि इतनी तारतम्यता चाहिए होती है, इतनी कम स्पीड हमें चाहिए होती है। नहीं तो आप सोचो कि मन की जो स्पीड है वो वहाँ पे इसीलिए फोकस हो पाता है क्योंकि रुचि कहाँ है? रुचि है हमारे सुसुप्ति केंद्र पे। किसके पास रुचि है? अहम के पास। अहम को ही रुचि होती है ना। उस रुचि की वजह से स्वप्न अवस्था वाला जो मन है वो उतना उस पर केंद्रित हो पाता है। अगर वो वहाँ ना हो तो ये वहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो फिर हम किसी ज्ञान में भी गहरे नहीं जा सकेंगे, पीएचडी का लेवल, रिसर्चर लेवल पे कभी नहीं जा सकेंगे। तो उसका अभी वहाँ पे उपयोग होता है। तो ये दो बात हो गई। अब इसके बाद में चौथी अवस्था है, वो है तुरीय अवस्था। उसका बस एक ही लाभ है और कोई उसका लाभ नहीं है। वैसे इन फ्यूचर दूसरे लाभ हो सकते हैं, उन पर तो काम चल ही रहा है। एक उसका लाभ है कि आपको बहुत गहरे में कोई विश्राम करना है, माने आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी कोई वजह से, या आप कोई ऐसे रोग में चले गए हैं कि जिसमें बहुत जल्दी जल्दी थक जा रहे हैं। तो उस अवस्था का अगर किसी को अभ्यास है तो वो उसमें थोड़ा अच्छे से गहरे विश्राम के लिए जा सकता है। अदरवाइज तो मेडिकल आपको बेहोश करके उस अवस्था में भेज देती है ना, जिनको अभ्यास नहीं है। हाँ यस हाँ ये सडिया हाँ, तो वो हो जाए तो वो सीधा कहाँ पहुँचता है? वो तुरिया में ही पहुँचता है। तो तुरिया अवस्था इन चीज़ों को बेस देती है। वो एक्चुअल में पदार्थ की अवस्था है। जैसे बाहरी लकड़ी और ये सब है, ये सब तुरिया अवस्था में रहते हैं। अगर चेतन के आधार पे आप देखोगे तो ये 100% तुरिया अवस्था में हमेशा ही बने रहते हैं, और इसीलिए इनमें जरा भी चेंज नहीं होता। इनका चेंजिंग प्रोसेस सुसुप्ति अवस्था से भी ज़्यादा स्लो है। जो नेचर के लॉ हैं उनको उनके हिसाब से इनकी गति होती है। ये हमारे सोचने से और ऐसा करने से नहीं रहता है। हाँ, हम कुछ कर दें तो एक अलग बात है, उसको तोड़ फोड़ दें, ऐसा कुछ गर्म कर दें, कुछ कर दें, उसी ज्ञान को जानते हुए उसी प्रक्रिया को तेज कर दें। तो इसीलिए अब ये जो स्टैंड है, रात में आप जहाँ छोड़ के जाओगे तो सुबह वहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुबह उस कोने में मिलेगा कि नहीं, वो रात में ऐसे उछलता कूदता वहाँ पहुँच गया हाँ, यहाँ बोर हो गया था, बोला नहीं अब कोना चेंज करना चाहिए हाँ, जड़ का मतलब यही होता है कि वहाँ पे चेतन कोई नहीं है जो कि कोई इच्छा करता हो या इच्छा वाली कोई गति में जाता हो। वहाँ जड़ता की गतियाँ होती हैं जो फॉर्मुलाइज होती हैं जड़ता के हिसाब से, और वो उन्हीं नियमों को फॉलो करती हैं। जब तक कोई इसको यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रखेगा, या कोई आंधी या ऐसा कुछ नहीं आएगा जो इसको ऐसे उड़ा दे या कुछ कर दे, तो इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, तब इतना समय लगता है। तो तुरिया अवस्था जो है ये दूसरा कि हमें कोई ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है तो तुरिया अवस्था की जरूरत पड़ती है, एनेस्थीसिया की। तो अभी तो वो हिस्सों को एनेस्थीसिया करने लग गए थे, हिस्सों को जड़ बनाने लग गए। पहले तो पूरी बॉडी को बनाना पड़ता था। हाँ, कनेक्शन ही काट रहे हैं, आपके ब्रेन से टोटली कनेक्शन काट देते हैं, उसका कोई जो है एहसास आपको नहीं हो पाता। तो वो हिस्सा आपके लिए तुरिया में चला गया होता है ना। मतलब आप वाले हिस्से को, जो जानने वाला हिस्सा है, उसको नहीं तुरिया में आप भेज दे, आपके अंगों को भेजते हैं, है ना। जैसे खाली दाढ़ निकालनी है तो इतने हिस्से को वो एनेस्थीसिया कर देंगे, आँख का ऑपरेशन इसका करना है तो इतने हिस्से को कर देंगे, बाकी सब जगह रहते। पहले पूरे बॉडी को करते थे, और उसमें ये जो जानने वाला है ये भी तुरिया में चला जाता था। हाँ, बड़बड़ करते करते, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रही पता ही नहीं है, बट वो बातें करता रहा जब तक वो पूरा तुरिया में नहीं चला जाता। तो तुरिया अवस्था का ये फायदा होता है कि तुरिया अवस्था के समय में हम जितनी देर रहते हैं, हमारे शरीर के साथ कोई कुछ भी करे, हमें कोई दुख नहीं होता उससे। तो ज़्यादातर दुख वाली प्रक्रियाओं को, कष्ट वाली प्रक्रियाओं को करने के लिए व्यक्ति को तुरिया अवस्था में भेज देते हैं, जिससे कि वो नाहक दुख में ना जाए, क्योंकि दुख जीवन का उद्देश्य नहीं है। समझ रहे? तो तुरिया का बस ये उपयोग है, और इससे ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है।
एक साथ 10, 15, 20 गोली खा के जो करते हैं वो क्या वो तो मर जाते हैं ना फिर। नहीं और ये रास्ता में आ जाता है अच्छा, बेहोशी के लिए। हाँ, तो उसमें यही है ना कि जो ज्ञाता वाला अंग है हमारा, वो भी बेहोश हो गया और बहुत गहरे में बेहोश हो गया, वो तुरिया तक पहुंच गया। उसमें तो उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बंद हो जाती है, मतलब इतनी बेहोशी। हाँ, अगर उसने एक लेवल से ज़्यादा खा लिया तो शरीर ही डैमेज हो जाता है, फिर वो वहाँ से वापस नहीं आता, वो बात खत्म हो गई फिर उसकी। हाँ, अगर जैसे तैसे बचा भी तो कोमा में चला जाएगा। अगर जो जागृत वाला जो हमारा हिस्सा है, जिसमें हम मैं अहम जिसको बोलते हैं, अहम जो रूप में अनुभव करते हैं, अगर वो डैमेज हो गया कोई कारण से, बॉडी बची रह गई, तो वो कोमा में गया। अब जब तक आप उसको रिकवर नहीं करते तब तक वो कोमा से बाहर नहीं आएगा। जब और कभी रिकवर नहीं होता है, ऐसी अवस्था हो गई, अब वो कभी कोमा में नहीं आएगा। अब आप ज़्यादा अच्छा है कि बॉडी को डिसॉल्व कर दो, जाने दो उसको, ऐसे खिला पिला के ऊर्जा दे के जिंदा मत रखो। बहुत कम होता है, क्योंकि कोमा की स्थिति में आदमी जब तक वो अंग डैमेज ना हो जाए जैसे जाता नहीं है। ज़्यादातर सुसुप्ति तक गति होती है, या बहुत ज़्यादा थक जाए तो स्वस्थ अवस्था में थोड़ी देर के लिए चला जाता है, उतने में बहुत उसको विश्राम हो जाता है और चला आता है। जैसे कई बार होता है ना, आदमी 8-10 दिन तक उसको आराम करने का ठीक से मौका नहीं मिला और वो टायर्डनेस इकट्ठी होती रहती है बॉडी में हमारे, और फिर 6 दिन के बाद में उसको मौका मिलता है, बोलता हाँ, तो वो ऐसे तुरिया में चला जाता है। तो तुरिया में जाने की ये कंडीशन है, समझ रहे हैं? तो तुरिया में जाने के 2 ही फायदे हैं, बहुत गहन विश्राम के लिए। दुनिया से जो वापस आता है, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी होती है वो मैं करता है। हाँ, नहीं, जब आपका विश्राम पूरा हो, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए गया है ना। जैसे ही विश्राम उसका पूरा हुआ और वो फ्रेश हुआ, तो उसकी गति वहाँ से बाहर आने की हो जाती है। ये स्वाभाविक गति है उसकी। हाँ, इसके लिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी इकट्ठा हुई थोड़ी देर से, मतलब उससे एक तरीके से ऐसा एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना है कि 5 मिनट दौड़ूंगा, उसके बाद 5 मिनट में अपने आप हाँ, क्योंकि एक इच्छा उसकी इनबिल्ट है पहले से ही, वो है सुखी होने की। और सुखी वो हो सकता है जब उसका विश्राम टूट जाए, मतलब पूरा हो जाए। तो जैसे ही विश्राम पूरा होगा तो ये इच्छा अपने आप उसकी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसमें बाहर आ जाता है। हाँ, बाहर आ जाता माने सक्रिय हो जाता है। तो जैसे ही इच्छा स्टार्ट होगी माने सक्रियता हो गई, तो वो वहाँ, क्योंकि वहाँ तो सक्रिय हो नहीं सकता। तुरिया अवस्था किसी सक्रियता को जगह नहीं देती। वो तो हम नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं ना कि हम 8 घंटे सोना चाहते हैं, हाँ। तो हम सो गए, हमारी एनर्जी कंप्लीट हो गई, फिर अब 2-3 घंटे को आपको लेटा के देख लें, हाँ, नहीं आएगी नींद फिर। नींद नहीं आएगी, आपको फिर करना लगेगा, फिर आपको उसका भी हाँ, तो जो तुरिया अवस्था है वो किसी सक्रियता को जगह नहीं देती है। जरा भी सक्रियता होगी तो वहां से आप सुसुप्ति में, स्वप्न में, जागृति में चले आओगे। और ये इच्छा बीज में है, पूरे आपके बीज में ऑलरेडी है। तो जैसे ही उसकी कंडीशन ट्रू होती है वो वहां से निकल आती है। अच्छा सर, कई लोग ऐसा अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, एक बार एक वीडियोग्राफी की थी, वो ले लो। और ये आप क्वेश्चन पूछ लेना, बस ये एक ही रह गया है। वो आपसे हाँ, बस वही आखिरी है। 2-4 क्वेश्चन। और या इसके बीच में पूछ लो, क्योंकि ये लाभ वाला काम पूरा हो गया है। क्वेश्चन आंसर करके इसको बाद में कर देंगे। यस यस। उसमें सर कई लोग ऐसा बताते हैं, जैसे ध्यान में गए तो ध्यान में कुछ, जैसे हम, मेरे साथी हैं, उन्होंने ऐसा बताया, फेसबुक पे मेरे साथी हैं, ओशो की मानने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि वो 1 दिन 2 दिन ऐसी रह गए, मालूम नहीं पड़ा। तो ये क्या चीज़ था? ये सुषुप्ति था या क्या चीज़ थी ये, कि 1-2 दिन अगर ऐसा हुआ वास्तव में? वो ये भी कहते हैं कि जब वो उठे तो बाद में उनके घर वालों ने बताया उनको, मतलब वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठे। हाँ, नहीं उठता। हाँ, तो वो जैसे 1 दिन या 2 दिन इस तरह रह गए,
जैसे जग्गी वासुदेव बताते हैं 14 डेज, एक बार वो मेडिटेशन में ही वॉज देयर फॉर 14 डेज। तो ये बैठे बैठे या लेट के ये ऐसा कैसे मुमकिन है? ये भी वही सुषुप्ति की अवस्था है? नहीं, उतने लंबे समय सुसुप्ति में नहीं रह सकते, तुरिया में रहा जा सकता है। हाँ सॉरी, तुरिया वाली तो फॉर 14 डेज, मतलब वहाँ टाइम का क्योंकि बोध नहीं है, टाइम का वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं। तो इस लेकिन इस गणना वहाँ अगर आपका शरीर मेंटेन है, बाहर से कोई मेंटेन कर रहा है शरीर को, तो वहाँ आप इस बॉडी के ख़त्म होने तक बने रह सकते हो, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ पूरी जड़ता है। हाँ, नहीं, जैसे पत्थर रहता है ऐसी अवस्था कोमा की अलग बात होती है और ये वाली अलग बात है। कोमा में तो वो हिस्सा ही कोई हिस्सा है जो डैमेज हो जाता है। नहीं, इसमें भी वहाँ होता कुछ नहीं है। वो ऐसे समझो जैसे आप 10 साल के लिए 14 साल के लिए गहन निद्रा में सो गए, इतना ही होता है बस। वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं घटित होती चेतनात्मक रूप से। ओके। तो अगर किसी ने कोई ऐसा अभ्यास कर लिया या किसी कारण से वो क्या करते हैं कि ऊटपटांग टाइप के प्रयोग करते हैं ध्यान में, और अगर उनका जो चेतन का जो ऑर्गन है अगर वो डिस्टर्ब हो गया किसी वजह से, कोई भी वजह से डिस्टर्ब हो गया और वो दुनिया में चला गया, फिर हो सकता है कि कभी लौटे, कभी वो वही कोमा वाली स्थिति हो जाती है कि कोई 10 साल में लौटे, 20 साल में लौटे, नहीं लौटे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। ओके। वो अनुभव शून्य जगह है। तो मेडिकली अगर मेडिकल चेकअप हो तो वो आदमी डेड माना जा सकता है, कोमा में माना जाएगा, क्योंकि बॉडी काम कर रही है। हाँ, डेड माना जाता है जब बॉडी के फंक्शन भी रुक जाए। हाँ, मतलब क्लिनिकली डेड होगा। हाँ, तब वो मेडिकली डेड हो जाता है। ओके। अभी बॉडी काम कर रही होती है, चाय पचे सारी प्रक्रियाएं काम कर रही होती हैं। अगर आप उसको ग्लूकोज और वो सब देते रहो तो जिंदा रहेगा। ओके। सर, कोई इंसान शराब पी के सो जाता है, 2 दिन तक खड़ा नहीं, तो उसको क्या करोगे? 2 दिन तक तो 2 ज़्यादा, दिन सोता ही रहता है। हाँ, तो ज़्यादा पी ली होगी ना। भाई उसने लिमिट से इतनी ज़्यादा पी ली होगी, हाँ, टुन्न हो गया वो। नहीं, उसको किस अवस्था में आप बोलेंगे? क्योंकि ये हाँ, वो तो होगा। हाँ, बॉडी इफेक्ट ये वो एक तरह का एनेस्थीसिया जैसा। नहीं, ये प्रत्यक्ष सर देख चुका हूँ मैं। नहीं, मुझे खुद के बारे में नहीं है, मैं इतना तो नहीं है। मेरा खुद का साड़ू भाई है और वो मेरी मिसेस की जो बड़ी बहन है, वो मेरे को बोला कि तुम्हारा साड़ू पीता है तो 2 दिन तक खड़ा नहीं होता, निंद्रा में ही रहता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पी जाते होंगे। हाँ। और उनका बॉडी रेजिस्टेंस की भी बात है। जिनकी रेजिस्टेंस होती है बॉडी में पावर, वो उसको मेंटेन कर जाते हैं, तो उतना लंबे नहीं जाते नींद में। लेकिन जिनकी बॉडी रेजिस्टेंस नहीं कर पाती है तो वो 2-4 दिन क्या वो कोमा में भी जा सकते हैं, अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया। यस। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और भी आ रहा है, लगा के रखिए। सवाल ये है कि नहीं, लगा लीजिए, उतनी दूर आवाज़ पहुँचेगी नहीं। आवाज़ नहीं, वो सर मैंने क्या बोला, उसको कौन सी अवस्था बोलेंगे हम? तुरिया हो तो गई, और क्या हो, तुरिया। हाँ, जड़ अवस्था हो गई ना। अच्छा सर, ये सीक्वेंस जो आपने बताया, जो मैंने समझा वो ये था कि जागृत से स्वप्न में जाएगा, स्वप्न से सुषुप्ति में, और सुषुप्ति से सामान्यतः सीधे भी जा सकते, बाईपास भी होता है। अच्छा। इसी आप जागृत से सीधा सुसुप्ति में भी जा सकते हो, और जागृत से सीधा तुरिया में भी जा सकते हो। ओके। मतलब क्योंकि जगह एक ही है, जगह 2 नहीं है। इन अवस्थाओं को थोड़ा समझो। सुनिए जरा, ये स्पेस एक ही है। इसी स्पेस में जब ये यहाँ पे कैमरा रखा है, तो अब ये कैमरा है, इस कैमरे को हटा के लाइट रख देंगे तो लाइट स्पेस यही है। तो ऐसा नहीं है कि पहले कैमरा रखोगे फिर कैमरा हटाओगे फिर लाइट रखोगे, नहीं। कैमरा भी सीधे रख सकते हो, लाइट भी सीधे रख सकते हो, या कोई दूसरी चीज़ भी सीधे रख सकते हो, या क्रम से भी रख सकते हो। पर सामान्यतः ऐसे होता है क्योंकि ये चेतना के क्रम से तय होता है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि आदमी जब विश्राम में जाता है तो थोड़ा स्वप्न में रहता है, तो सुसुप्ति में रहता है, फिर ज़रूरत पड़ी तो
तुरिया में जाता है अगर बहुत थका हुआ है या ऐसा कुछ हो गया है तो, नहीं तो सीधे भी जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतने ज़्यादा थक गए हैं कि, क्योंकि स्वप्न क्या है, स्वप्न है कुछ उसी स्पेस में, स्पेस सेम है, उसी स्पेस में कुछ आपकी जो अधूरी इच्छाएं और कोई कल्पना और वो सब है वो एक्टिवेट हो गई है वहीं पर ही। तो जब वो वहाँ होने लगता है उसको हम बोल देते हैं स्वप्न अवस्था। उसी स्पेस सेम ही है, उसको वहाँ से हटा दो, उसको विदा कर दो तो वो सुसुप्ति हो गई। लेकिन आप वहाँ पे अनुभव करने के रूप में हो, अब आप भी सो जाओ वहीं, अब ये तुरिया हो गई। ओके, तो स्पेस वही है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार जरूरी तौर पे यही क्रम हो। हाँ, ऐसा करके नहीं है कि वहाँ एक स्पेस से दूसरे स्पेस में आप गति कर रहे हो। स्पेस एक ही है, उसकी अवस्थाएं हैं, ये एक ही चीज की अवस्थाएं हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि तीन चीज अलग अलग है, नहीं नहीं नहीं, अलग चीज अलग। एक ही है, उसी की तीन अवस्थाएं हैं। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, माने दूरी का ट्रेवल नहीं हो रहा है। जैसे जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये स्पेस अलग अलग है। तो अगर किसी को यहाँ से, कोई यहाँ पे बैठा है, उसे वहाँ जाना है तो उसे ये स्पेस को पार करके ही जाना पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ से सीधा वहाँ प्रकट हो जाए, ओके है ना, यहाँ से होके ही जाएगा। ओके, तो वो, लेकिन मैं इसी स्पेस पर मैं हूँ, तो मैं यहीं जग सकता हूँ, इसी स्पेस में सो भी सकता हूँ, इसी स्पेस में सुसुप्ति में भी चला जाऊँगा, इसी स्पेस में तुरिया में भी चला, क्योंकि स्पेस सेम है यहाँ पर। यस, तो मैं दूरी नहीं कोई तय कर रहा हूँ। ओके। तो ये इसी स्पेस की चार अवस्थाएं हो गई। मतलब स्क्रीन एक है, पिक्चर अलग है। हाँ, बस उसी पिक्चर पर कई प्रोजेक्टर और ये पिक्चर इसी सीक्वेंस में हो ऐसा जरूरी हाँ, नहीं ऐसा है? कुछ जरूरी नहीं। ओके ये नीड के आधार से होता है, या आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आपकी इच्छा के आधार से होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि इच्छा के आधार पे अगर होता है तो वो जो आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे आता है, और ऐसे ही सीधे कोई तुरिया में चला जाए हाँ तो फिर क्या है कि उसकी ज़िंदगी में कोई वैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। हाँ, तो जिसकी- नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जड़ है ना, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो ऐसा ही है जैसे बहुत थक के कोई पहुंच गया, क्योंकि वहाँ कोई अनुभव नहीं होते, इसीलिए वहाँ का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि वर्णन होने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना पहले। ओके, वही बात। सरदार भाई आपका है? प्रेमदीप जी, थैंक यू कि बहुत डिटेल्स आज। ये कैमरे वैमरे को भी घुमाते रहो थोड़ा भाई। ठीक है, रहने दीजिए ना, वो सुनाई देगा तो ठीक रहेगा। अरे नहीं, वो अच्छा रहता है। जी जी, ठीक है, घुमा लीजिए। हाँ, वो YouTube में जो बोल रहा है, अगर उसको वो जी। दिखता भी है तो उसका ज़्यादा ठीक है असर पड़ता है, ठीक ज़्यादा है। अच्छा लगता हाँ, जो ये चारों जो अवस्था है आपने बताया, ये तो है। जूम भी कर सकते हो उन पे। ठीक है, बताए, थैंक यू। हम लोग जब 1 महीने के जब वो ऑनलाइन शिविर किया था तो ये सब आया था। अरे कोई बात अरे रुको जी ना, जी जी जी, वो डिस्टर्ब सही बता रहा है, मेरे हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है। तो अभी मुद्दा में बोलिए। आते हैं, वो भाषा को छोड़ देते वो हैं। थोड़ा बोलिए मत, नहीं उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आती थी। जी जी, हाँ, मतलब मैं नहीं समझ पाऊंगा। आवाज़ की। आप पास भी आ जाओ ना, ज़्यादा अच्छा है। जी, एक्चुअली वो इस चीज़ को मुझे थोड़ा और गहराई से समझना है। जैसे कि रिसर्च वाला जो आपने बताया, सुषुप्ति में जाके कोई भी डिटेल्स उसमें रिसर्च कर सकता है उस स्थिति में रहकर। तो रिसर्च वो उतना ही कर पाएगा ना जितना उसके पास डेटा होगा। हाँ, तो डाटा आधार पे ही होता है। हाँ, तो वो कोई उधर पहुंच भी गया, हाँ। रिसर्च में वो सफल हो जाएगा या कुछ खोज पाएगा, इतना नहीं हो सकता ऐसा। तो ये कोई गारंटी नहीं है। अगर डाटा कंप्लीट नहीं है, हाँ, और उसकी प्रोसेसिंग में भी अगर प्रॉब्लम है, तो उससे निर्णय जी। सटीक नहीं आएगा, गलत भी निर्णय आ सकता है। जी, उस अवस्था में तो उन निर्णयों को जो भी आए उसको बाहर आके चेक भी करना होता है। हाँ, ये बहुत ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ से जो आएगा वो ठीक ही होगा। जी। और एक चीज़ है ऐसा जरूरी नहीं। कि सुषुप्ति में जब आप रिसर्च करने के लिए जो उस अवस्था को जो आप यूटिलाइज कर रहा है,
तब आपको स्वप्नावस्था में आके वो मेमोरी से लेना पड़ रहा है डेटा। हाँ, उससे वहाँ भी चेक करते हैं हम। जी, मतलब तीनों अवस्था से आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर जगह पे आपको Yes. जाना पड़ रहा है Yes, बिल्कुल। एक ही साथ। यस, जी जी, मुझे यही बताना था। क्योंकि जगह वही है, बस वो अवस्थाओं को लाना और छोड़ना होता है। जी, और प्राणांशु जी ने जो बताया कि डायरेक्टली कोई तुरिया में जाएगा तो उसका फायदा क्या मिलेगा? कुछ एक्चुअली नहीं मिलेगा, पूरा, बस विश्राम ही मिलेगा। हाँ, एक्चुअली पूरा प्रोसेस तो अब जागे हुए ही कर रहा है, इसलिए इसका फायदा आपको मिलेगा। नहीं, तुरिया में जाग के भी नहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, सुषुप्ति अवस्था में हाँ, सुसुप्ति। उस अवस्था में जो कुछ सुसुप्ति तक जागे फायदा हुए के लिए करती जो है। करने वाले हैं हम, उसको करने के लिए तो सर जागा हुआ जाना पड़ेगा। यस, ठीक है ना जी, थैंक यू। वो उसको लेके एक बात करें, नहीं तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी। प्रेम जी ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया, ठीक है ना, यही चीज़ है। हाँ, थोड़ा क्योंकि मुझे उतनी आवाज़ नहीं आती ना, क्योंकि माइक तो यहाँ है, वहाँ पे नहीं। अभी बताया आपने कि तुरीय अवस्था में वो इच्छा जो उसकी मूल में है वो मूल में सक्रिय रहती है। हाँ, वो 24 आवर रहती यानी है। कि जड़ता की जो अवस्था है उसमें जो मूल तत्व की जो इच्छा है, हाँ, सुखी होने की, वो सुखी होने की हमेशा रहती है। वो जागृत रहती है। हाँ, वो जागृत रहती है। ऐसा मतलब ये मूल में उसके है। अच्छा, तो अब ये जो जड़ता है, मतलब टोटल जो हमारे चारों, जैसे अभी ये बोला जड़ता ये सब कुछ, तो इसमें भी जो मूल चेतन का जो अंश है वो हम ऐसा देखें क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए ये प्रोसेस में है सारा कुछ। यस, अदरवाइज तो प्रोसेस ही नहीं होगा ना। हाँ, इसमें आएंगे, इसमें बाद में टॉपिक है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि ये इस निर्णय पर हम कैसे पहुँचे हाँ कि भाई यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तो हमारा आप चेतन है, हाँ। यहाँ तो हम ये अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो इस अवस्था में अभी है नहीं। हाँ, ठीक है। वो तो चेतन अवस्था में है नहीं, विश्व तो अचेतन अवस्था में है। हाँ, तो अब हम इस निष्पत्ति पर, इस निर्णय पर कैसे पहुँचे कि भाई ये जो मूल में है वहाँ पर भी ये सुखी होने की इच्छा से गतिमान है। हाँ, तो उसके लिए आएगा टॉपिक बाद में, उसके वहाँ लॉजिक, उसके वहाँ सब हाँ, एक करके मैं बताऊंगा। उसका प्रोसेसिंग बताइए। हाँ, ठीक वो होगा, ठीक आएगा, ठीक है, आएगा ठीक। बात। बस अभी इतने। कि जो सारी अवस्थाएं हैं उसमें डेटा तो कॉन्शियस से ही जाता है, हमारी जागृत अवस्था ही जाता यस, है। यस, जागृत अवस्था। तो जैसे बच्चा है कोई छोटा, तो उसको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कुछ सालों के अंदर, जैसे उसका प्रोग्रेस हो रहा है तब, तो उसके अंदर डेटा भी उसके अंदर गलत ही जाएगा ना। हाँ, वो तो है ही। और फिर उसके आधार पे वो उसका जो कैरेक्टर बनेगा वो भी यस, गलत यस, बनेगा। यस, यस। तो जैसे कुछ उम्र तक हमें ऐसे ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो डेटा जा रहा है, क्योंकि उसकी तो तीन लिंक है, यस। कुछ ज़्यादा लिंक होती है ना हमसे। नहीं, वो ऐसी रहती है। अभी वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब अभी उसके साथ कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है। हाँ। अभी हो रहा है, ताज़ा है। डेटा एंटर ही हो रहा है जितना भी हम डाल रहे हो। तो उसकी अवस्थाएं थोड़ी मिक्स रहती हैं। हाँ, जैसे जब आप बड़े हो जाते हैं तो अगर स्वप्न में आप कुछ बोल भी रहे हैं तो यहाँ बड़बड़ाते नहीं हैं ज़्यादातर लोग, जी है ना। लेकिन जिनकी अवस्थाएं मिक्स रहती हैं ज़्यादा, मतलब एक अवस्था और दूसरी अवस्था में बहुत गैप नहीं होता जिनकी, माने ऐसा समझो कि वो अवस्थाएं इतनी ज़्यादा जोर से अनकॉन्शियसली टाइप ऐसे लिंक्ड है बहुत ज़ोर से, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर आदमी डेवलप हो रहा है तो उन अवस्थाओं में थोड़ा गैप आना चाहिए। गैप आना अच्छा होता है, जिससे कि वो थोड़ा अलग अलग भी अच्छे से अपनी गति कर पाती है। वरना तो एक का दूसरे पे इतना जोर से असर होता है कि वो उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, अवस्थाओं की स्वतंत्रता में, मतलब सब घस हो जाता है माने। और ये अवस्था तब ज़्यादा होती है जब क्लैरिटी नहीं होती आदमी को, है ना। हाँ, जो शंकाओं में ज़्यादा रहता है, द्वंद्व में ज़्यादा रहता है, जो जिसके जीवन के बाबत जिसके निर्णय ज़्यादा नहीं है, तो उनकी अवस्थाएं एक दूसरे में इतनी ज़्यादा जोर से जुड़ी होती हैं कि इधर कुछ हुआ तो उधर तक असर जाता है। इसलिए वो स्थिर नहीं हो पाता। हाँ, यस, हाँ।
तो मतलब वो रिफाइनमेंट नहीं आता। अभी वो लोग सोते सोते बड़बड़ाते हैं। जो एक व्यक्तित्व में बात होती है, एक स्थायित्व होता है, एक उसकी वहाँ पे थोड़ी कमी हो जाती है। तो बच्चे में तो वो होता नहीं है, क्योंकि अभी तो वहाँ पे बन रहा है ना। तो उसकी तो वो इसीलिए वो उतने सारे गहरे से लिंक रहती है, क्योंकि अभी तो वहाँ जा रहा है डाटा। अभी तो प्रोसेसिंग तो बाद में शुरू होगी, अभी तो वहाँ पे भरी जा रही है चीज़ें, स्टोर हो गए। हाँ। तो इसलिए वो इस तरह से लिंक रहता है ताकि जल्दी जल्दी पहुँच जाए, इसीलिए वो जल्दी से भाषा जान जाता है, ऐसी चीज़ें उसको जल्दी से हो जाती हैं। और अंदर स्पेस भी ज़्यादा है ना, स्पेस भी ज़्यादा है। अगर ऐसा ना हो तो वो जल्दी से इन बेसिक चीज़ों को समझेगा नहीं, या उसमें वो क्रियामान नहीं होंगी। इसीलिए एक बच्चा अगर उसको आप 4 भाषाओं में भी गुजारें, मतलब 4 आदमी उसके कांटेक्ट में हैं जो अलग अलग भाषा में उससे बात करते हैं, वो उतने ही समय में जितने में एक भाषा सीखता है, 4 भाषा स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। उसकी वजह यही रहती है कि उसकी इन चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है ऐसे एक जैसा रहता है, क्योंकि स्पेस तो एक ही है, स्पेस तो है नहीं है, अवस्थाएं अलग अलग रहती हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रौढ़ होता जाता है, वैसे वैसे इन अवस्थाओं में थोड़ी दूरी आवश्यक है ना। नहीं तो जैसे कोई आदमी को किसी ने गाली दी और तुरंत जो है वो बुलबुला जाता है, इसका मतलब है कि उसकी उस अवस्था में है, और इन अवस्थाओं में गैप ज़्यादा नहीं है ना। वहाँ कुछ हुआ, मतलब ऐसे यहाँ कुछ हुआ और अंदर की सारी कंपायमान हो जाती हैं सारी चीज़ें। हाँ, तो ये समझ से गैप आते हैं, क्लैरिटी से गैप आते हैं थोड़ा, मतलब एक तरह का मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं, अंदरूनी एक टाइप का मैनेजमेंट है। तो प्राकृतिक मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग तरह का है, और फिर जो मनुष्य निर्मित जो एक मैनेजमेंट है वो थोड़ा एक अलग तरह से होता है। तो जिसका वो नहीं हो पाता कोई कारणों की वजह से, तो वहाँ पे ये दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग स्वप्न में बड़बड़ाते हैं, उनकी पहचान ये है। तो स्वप्न में जो हो रहा होगा तो वैसे ही हाथ पैर यहाँ उनके चलने लगते हैं। मतलब वहाँ किसी को घूसा मारा होगा तो इधर भी कोई आसपास होगा तो पड़ जाएगा घूसा, समझ रहे, लात पड़ जाएगी उसको। वो ले लो। ये जो सर अभी आपने जो गैप्स के बारे में बताया कि गैप अगर है, जिसका गैप कम होता है उसको कोई बात ऐसी कर दो वो तुरंत गाली बक देगा, हाँ, है ना। यस। लेकिन सर ऐसा ये गैप जो है आदमी को देख के भी वो बदलता रहता है या वो परमानेंट रहता है? क्योंकि सर बहुत बार ऐसे देखते हैं सेम गलती करने पर एक आदमी के लिए तो हम गाली बक देते हैं, एक आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता, एक आदमी के लिए रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो इससे ऐसा लगता है कि फिर गैप में क्या वो परिवर्तन होता है आदमी को देख देख के? नहीं, वो उसके लिए दूसरे कारण है। उसके लिए है कि किसी के लिए उसने अपने अंदर स्पेस दे रखा है, मतलब उसका कोई सगा संबंधी है या वो उसकी उतनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा आया, उसने आके लात मार दी तो नहीं मानता बुरा, है ना। तो ये एक अलग कारण है। मैं तो वो गैप वाला कारण दूसरी वजह से बता रहा हूँ। यानी इतनी सी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को वो जल्दी से करता है। ये इन अवस्थाओं को अलग अलग से वो मैनेज नहीं कर पाता। जैसे एक समझदार आदमी जो है वो क्या करता है कि कोई भी स्थिति आती तो पहले उस बारे में वो सोचा विचारी ऐसा कुछ करता है, जल्दी से बहुत तेज़ी से निर्णय पर नहीं बैठा रहता और क्रियामान नहीं हो जाता, है ना। और जैसे जो लोग बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं उनसे हम लोग ये अपेक्षा भी रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ हो गया और बस वो हथियार उठाया और लेके चल पड़े। वो उसकी तरह, क्या नाम है, वो कृष्ण के भाई थे ना बड़े, बलराम। हाँ, उस कहानी में देखें तो बलराम का और कृष्ण के कैरेक्टर से ये बात आप समझ सकते हैं। बलराम क्या है कि उसकी उन अवस्थाओं में गैप कम है, वो भावनाओं के आधार पर चलता है। भावनाओं से मतलब ही समझते बहुत जोर से जुड़ा रहता है कुछ चीज़ें।
तो उसके अंदर कृष्ण के लिए तो स्पेस है, कृष्ण कुछ बोलेगा तो वो उसका तो स्पेस रखता है, लेकिन किसी और ने बोला तो वो बस खड़ा ही रहता है, हल लेके खड़ा ही रहता है वो 24 घंटे ऐसा करके। लेकिन कृष्ण का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, कृष्ण बैठा हुआ आदमी है, उसकी अवस्थाओं में गैप है, वो देखता है हर चीज़ को कि किस तरह की चीज़ आई है। अगर जल्दी से रिएक्शन देनी है तो जल्दी से देगा, देर से देनी है तो देर से देगा, नहीं देनी है तो नहीं देगा। समझ रहे हैं? एक प्रोसेस होती है उसके अंदर, ये गैप के कारण ही हो पाता है। और ये गैप समझ से पैदा होता है, ये वो दूरी वाला गैप नहीं है, ये समझ वाला गैप है। ओके। तो मतलब वो उस आदमी की स्विच ही रहती है, ये आदमी स्विच करता है कि अब किस अवस्था को सक्रिय करना है, किस अवस्था को नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है। लेकिन आप एक सवाल मैं ये हाँ, तो वो समझ कैसे भी आए, समझ से वो आए कैसे। लेकिन सर अभी आपने बोला कि कृष्ण के लिए वो अलग तरह हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई बात आ जाए तो एकदम वो बहुत वो कट्टर है। एकदम बाग बोले तो ये सर ये परिवर्तन किस वजह से आ रहा है उनके अंदर? संबंध की वजह से ना, उनको वो प्रेम करते हैं, वो छोटे भाई हैं उनके, छोटे मतलब भाई हैं, उनके अंदर अगर वो गैप अगर ना हो तो फिर कहीं भी वो गैप नहीं रहेगा। नहीं, इस कारण से वहाँ गैप वाली बात नहीं आ रही ना, क्योंकि यहाँ दूसरा कारण है। इसको तो संवेदना की गहनता बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर बदल रहा है ना, कि वो व्यक्ति बलराम के अंदर कृष्ण ऑलरेडी स्पेस ऑक्युपाइड किए हुए है, वो अजनबी नहीं है उसके लिए, या वो कोई ऐसा दूसरा आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं नाप सकते। जैसे मान लीजिए इनके प्रति हमारी संवेदना बहुत गहरी है, तो ये कुछ भी बोल देंगे हम सहन कर लेंगे। हाँ, यस, नहीं कम है, नहीं सहन, उनके प्रति और कम है, हम और सहन कर। तो यहाँ गैप वाला फैक्टर नहीं है, संवेदना कितनी यहाँ संबंध उस बात को नहीं करने दे रहा है। लेकिन सर अनजान लोगों में भी, अनजान लोगों से जो हम मिलते हैं उसमें भी हम देखते हैं, जैसे एक अनजान औरत अगर हमको ट्रेन में मिलती है तो हमारे रिस्पॉन्सेस सेम मिस्टेक के लिए अलग होते हैं। एक अनजान मर्द मिलता है तो एक अलग तरह का रिस्पॉन्स होता है। हाँ, तो फैक्टर ही अलग अलग है ना दोनों में। नहीं तो लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ, अगर एक व्यक्तित्व में अगर स्पेस कम है तो फिर अनजान लोगों से भी वो उसके रिस्पॉन्सेस डिफरेंट क्यों होते हैं? नहीं, इस बात को ऐसे करके देख सकते हो, एक व्यक्ति है जिसका स्पेस, जिसकी अवस्थाओं में स्पेस है, और एक व्यक्ति जिसकी अवस्थाओं में स्पेस कम है, वो दोनों उस आदमी से रिएक्ट करेंगे तो भी ये दोनों अलग अलग ढंग से करेंगे। यस, ये भी है। तो वो एक अलग फैक्टर है, ये एक अलग फैक्टर। मैं खाली स्पेस जो बीच में स्पेस है, उस गैप है, उस फैक्टर की बात कर रहा हूँ। इस फैक्टर नहीं, ये फैक्टर होगा, इसका अपना एक रोल होगा, तो ये उस चीज़ को नज़दीकी करेगा, एक्सेप्टेंस में लेगा, नहीं लेगा, क्या करेगा, ये अलग फैक्टर है। हाँ, वो सब डेटा से ही होता है। हाँ, नहीं, अनजान लोगों के बीच में। ये तो इससे भी होता होगा ना, जैसे दो आदमी हम बस, वो ले लो ना, कहाँ क्लिप, ये यहीं पर है। जैसे दो आदमी बस में हैं, नहीं, कॉलर पे लगी है, कॉलर पे लगी। जैसे हम बस में बैठे हैं, जैसे सर ने बोला, दो आदमी हैं, उनके जो चेहरे से हम कुछ भी बात नहीं हो रही, पर चेहरे से जो एक्सप्रेशन हमें भाव मिल रहा है वो अलग अलग क्वांटिटी का मिलने वाला है दोनों से। हाँ, वो तो आपने डाटा लिया। हाँ, तो जो हमारी जो संवेदना उन दोनों से अलग अलग होगी। हाँ, वो तो होगी। और उसी के कारण हम दोनों पर अलग अलग रिएक्शन करते हैं। यस, वही चीज़, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि फिर तो हम, क्योंकि हर इंसान ही डिफरेंट है, हाँ, तो सभी के साथ हमारे रिस्पॉन्सेस डिफरेंट ही होंगे। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़। तो जैसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे अवस्थाओं का गैप भी एक कारण है। जी 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 जी, आपके रिस्पॉन्सेस मेरे से डिफरेंट होंगे, हाँ, लेकिन तब भी आपके भी डिफरेंट होंगे, मेरे भी डिफरेंट, यस, है ना। जैसे गैप का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर इन्होंने गाली दिया तो मैं बिल्कुल सहन कर गया, आप नहीं सहन कर पाए। जैसे ये जो अवस्थाओं का जो गैप है, प्रेम जी ने बोला
और जो बाहरी जो हम सिचुएशन है हमारी मिलने जुलने की या डिस्कशन करने की या इमोशनली अटैच होने की, तो उसके भी बहुत सारे रीज़न है। जैसे प्रायोरिटीज़ रीज़न है, जैसे हमारी फैमिली हमको प्रायोरिटी देती है, हम फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। हम कोई धर्म या कल्चर को मानते होते हैं तो उसको प्रायोरिटी देते हैं, वो हमें प्रायोरिटी देते हैं। तो वहाँ पे वो कोई इस प्रकार का भी बर्ताव कर ले जो हमें अनुकूल नहीं है तो भी हम उसमें सेटल कर लेते हैं, क्योंकि वो स्पेस अंदर बनी हुई प्रायोरिटी बेस पे। और कई बार तो ये भी है कि एक ही व्यक्ति है, जैसे मान लो आप और प्रेम जी है, तो अभी ये जो एटमॉस्फेयर है आसपास में 10 लोग हैं, तो इसकी भी अपनी एक इफेक्ट है। यहाँ पे भी वो वेरिएशन में आएगा, और अगर आप कहीं अकेले होंगे तो वहाँ पे भी कोई अलग वेरिएशन होगा। मतलब इतना ये चेंजेबल। हाँ, और इसको एक उदाहरण से और देख सकते हैं। जैसे बच्चों को कोई कभी थोड़ी सी भी दुखद स्थिति होती है तो तुरंत आंसू उनके टपकते हैं, है ना। वो उनका एकदम ऐसे जैसे रखा ही रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उनको इस तरह का गैप नहीं रहता है। लेकिन बड़े को वो सेम स्थिति भी खड़ी हो, उसके आंसू निकलने में समय लगता है। वो पाल के रखता है, कभी भी वो मौका मिलेगा तो उसका बदला लेगा। हाँ, है ना। इस तरह से भी इस गैप वाली बात को समझ सकते हो, क्योंकि बच्चे में अभी कोई समझ का तो विकास हुआ नहीं है, वहाँ उस तरह का गैप है नहीं, तो उसको हर चीज़ बाहर ही रखी रहती है। बच्चा भूल भी जाता है। हाँ, वही, यस यस। और अभी उसका सुसुप्ति के अंदर कुछ खास बना नहीं है, जैसे मेमोरी उसकी कुछ बनी नहीं है, उसे याद नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, अभी सब मिक्स है। हाँ, सब अभी मिक्स हो रखा है। कोई स्पेस एक ही है, मैंने बताया ना, एक ही स्पेस है। उसमें वो अवस्थाएं जो है आती और जाती, मतलब उदय और अस्त होती हैं। तो कभी कोई एक्टिवेट हो जाती है, कभी कोई अनएक्टिवेट हो जाती है, इस तरह से रहती है। तो ये जैसे जैसे वो बड़ा होता है और ये बनती है, तो इनका एक मैनेजमेंट, एक इनर मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो एक तो प्राकृतिक उसका ऐसा तौर तरीका है, और एक है कि हम अपने से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर आता है। तो जो अपने से मैनेज कर सकते हैं, कृष्ण टाइप के जैसे लोग, उनकी अवस्थाओं में एक मैनेजमेंट रहता है। तो वो ऐसे तभी बहुत तेज़ी से उनको एक्टिवेट करते हैं जब उनको करना होता है जल्दी से, नहीं तो जनरली वो आराम से करते हैं। जनरली ऐसा बहुत, हाँ, उनके हाथ में है। बाकी जो है वो उनका प्राकृतिक स्विचिंग होती है। हाँ, कि अगर हम समझ से देखेंगे कि नहीं, इनको इतना जल्दी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हो जाएगा, है ना। और इसका वो नुकसान भी उठाता है, वो भी उठाता है, उसके आस पड़ोसी भी उठाते हैं, सब उठाते हैं उसका नुकसान, पर वो नहीं रोक सकता अपने आप को। समझ रहे हैं ये इस तरह से। तो डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमको सबके साथ एक जैसे रहना है। जैसे टीचर डिसाइड करता है कि स्कूल में इतने वक्त में एक जैसा ही सबके साथ रहना है। हाँ। तो वो अपने जागरूक अवस्था में अपने आप को ऐसे मैनेज करता है वो, इस तरह का वो संकल्प लेता है। और बोलते ना कि भाई, हाँ, जैसे उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसको बोला जाता है सभी बच्चों के साथ में निष्पक्ष रूप से होके संबंध आपको रखना है। तो इस बात को वो ऐसे एक्सेप्ट करता है, माने इसे संकल्प बनाता है, इस बात का चुनाव करता है, इस विकल्प का चुनाव करके वो उसके लिए संकल्प हो जाता है। मतलब इस पॉइंट पे अगर देखें तो जो जज है, हाँ, खास करके जो हाई कोर्ट वगैरह हाँ, के, जो जज है वो काफी मतलब इसमें मैनेजेबल रहते हैं। इसमें मैनेजेबल रहते हैं। मतलब इतने सारी वैरायटी, दिन में इतने सारे केसेस, इसका बैकग्राउंड, इसने ये किया नहीं किया, मतलब उसमें जज करने के लिए बिल्कुल मतलब कितना स्पेस उनको बनाना पड़ा। हाँ, हमने तो पता चला उसको गुस्सा आ गया, वो खुद ही गोली मार के हाँ, बोले फैसला ऑन द स्पॉट, नो FIR। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में सभी बच्चों के साथ ठीक रहता है। तो ये क्या बच्चे ऐसे हैं जिसका रिस्पॉन्स इतना बढ़ गया है कि वो अकेले में मिल जाएंगे, हमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो बड़े प्यार से सुन Yes, yes, क्लास में जल्दी करे तो तीनों को सेंड आप ले। हाँ, यस यस, इस तरह का मैनेजमेंट रहता है। क्योंकि क्लास में अगर वो ऐसा नहीं करेगा, बच्चे तो अबोध है ना, तो वो उसका गलत अर्थ ले जाएंगे, उसको लगेगा कि ये टीचर इनको प्यार करता है, मुझे नहीं करता। ये चीज़ें, ये सारी स्टडी करके और बच्चों की स्थिति देखते हुए इसे मैनेज की जाती हैं, ताकि उसके कुछ दुष्परिणाम ना निकले, अच्छे भी अच्छे आए। इसी तरह से उसे डिज़ाइन किया जाता है ना, ऐसे उसके पद को, उसके कार्य को सब डिज़ाइन किया जाता है, उसे उसकी सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके ऐसे अच्छे परिणाम आते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ी आते हैं।
कुछ धर्मों में भी धारणाएं बना देते हैं कि जैसे रिएक्ट नहीं करना है तो नहीं करना, हाँ तो वो मतलब deep down। वो हाँ बोले बोले। मेरे पास रेडी बोलिए नहीं नहीं रेडी अप टू डेट। हाँ सर वो आपका संतुष्ट नहीं मिलेगा तो हाँ थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर हमारे अंदर डाटा गलत भरा है तो कोई आदमी सुषुप्ति में भी चला जाए तो वहाँ से भी जो ज्ञान लेके आएगा वो गलत हो सकता है, जिससे कि दूसरों को गलत जानकारी मिल सकती है। यस यस बिल्कुल। तो इसका कोई फॉर्मूला है? जैसे उन्होंने उस पर बोला कि इसका फॉर्मूला एक ही है कि उस जो नहीं, निर्णय आप लेके आए हो उसे बाहर चेक करो, क्योंकि रियल स्टेज यहाँ पर है। नहीं नहीं वो मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था, ये तो हो गई बात की बात, लेकिन वो जो अभी जो बात हो रही थी बच्चों को डाटा जो दें हम, हाँ उसका कोई तरीका है कि हम कैसा डाटा दें जो सही हो, मैंने तो सही माना जाए। इसीलिए जो यहाँ इस जागृत संसार में बुद्धिमान लोग हैं वो उसको वैसे स्ट्रक्चर बनाए ना कि डाटा ही सही वाला जाए, तो यहाँ जांच पड़ताल कर लें पहले हर डाटा की, ऐसे ही किसी को कुछ ना भरे जाए। हाँ क्यों दे रहे हैं और कौन दे सकता है, इसीलिए बच्चों की परवरिश माता पिता पर एक लिमिट तक छोड़नी चाहिए समाज में। जैसे ही वो 5 साल का और ऐसा होता है तो वो समाज ओरिएंटेड हो जाना चाहिए, पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी ऐसी व्यवस्था है नहीं, क्योंकि माता पिता की ज़िंदगी खुद उससे प्रभावित होती है। तो हाँ तो वो उसको जो है अमीर बनाने के चक्कर में, ये करने के चक्कर में सब प्रेशर डालते हैं और ये सब अभी डाले ये तो ये गलत डाटा है। पर ऐसा नहीं कि इसमें बेचारे माता पिता की कोई गलती है, वो सब फंसे हुए हैं तो ऐसा हो रहा है। तो अभी कोई ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि नहीं, व्यवस्था ठीक करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। अभी हम यहाँ बैठे बच्चे को बोलते पढ़ो पढ़ो, क्यों? हमारे में सुन भी ले, ये पढ़ेगा ड्यूटी करेगा तो आम मिलेगा। यस सही बात है। ये लीजिए भाई मेरा तो काम ही है। भाई वो भरत भाई जी को मालूम है ना कि अगर आईएएस नहीं बनेगा तो भाई मुझे भी गाड़ी नहीं मिलेगी घूमने के लिए, ये तो बात मैं भी रोग नहीं झाड़ पाऊंगा समाज में। इस ज्ञान की वजह से वो ऐसा करते हैं, जो भी कोई माँ बाप होते हैं वो ऐसा करते हैं। अच्छा इससे बच कौन सकता है? केवल सीकर, जो ट्रूथ सीकर है वो तो बहुत थोड़े होते हैं, वो समाज में कोई ऐसे भर भर के नहीं होते, तो थोड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन सिस्टम से ही आता है। हाँ वो सिस्टम को पैदा करने में और उसे लाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है इस रूप में। बाकी ऐसा बोलो कि नहीं ये ज्ञानी हो गए बस काम चल जाएगा, नहीं उतने से नहीं चलता। हाँ अभी मान लो कि हमारे एरिया में तो थोड़ा ध्यान मिल गया है। हाँ। उसका मकसद है कि छो यार हमारा नंबर यस बाकी यहाँ जाके भी लेकर जाके बोलेगा। हाँ बाकी आपके व्यक्तिगत के लिए लाभ करेगा वो एक अलग बात है। हमारा मकसद है अल्टीमेट मकसद, अल्टीमेट मकसद। तो ये आखिरी वाला पूरा कर दूँ? कितना टाइम हो गया? ये सर जो बच्चा होता है तो उसके जन्म से ही मतलब जन्म लेते ही मतलब कुछ डाटा होता है कि सब बाहर से डाटा मिलता है, मतलब बाहरी है। डाटा सारा बाहर से आता है, अंदर से जैसे कोई एक स्टोरी है महाभारत में कि जो अभिमन्यु था वो माँ के पेट में ही मतलब कुछ जानकारियाँ हासिल कर लिया था वो चक्रव्यूह के बारे में। अब वो भी डाटा तो बाहर से ही आ रहा है ना। ये तो बच्चा तो पेट के अंदर था सर। बच्चा पेट के अंदर है मगर बता तो अर्जुन रहा है ना। बता तो रहे हैं ना। हाँ, तो डाटा तो वहाँ भी बाहर से ही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई प्रमाणिक बात नहीं आई है कि गर्भ में आप, क्योंकि देखो गर्भ में आदमी सुनता नहीं है, उसकी वजह है, इसका एक लॉजिक है, उसको ऐसे समझो कि गर्भ में सांस चलती नहीं है, क्योंकि अगर सांस चलेगी तो वहाँ तो पानी भरा रहता है, नाक में फेफड़े में घुस जाएगा है ना, क्योंकि वहाँ हवा तो होती नहीं है, तो वहाँ फेफड़ा काम नहीं करता है। जब सांस काम नहीं करती है तो सांस चले बिना कॉन्शियसनेस नहीं रहती। जो कॉन्शियस वाला अंग है वो एक्टिव नहीं होता है। वहाँ पे जितनी सारी प्रेरणाएं हैं, उसके हाथ पैर जो भी चलते हैं वो प्राकृतिक हिसाब से चलते हैं ऐसे ही। तो
जो व्यक्ति कॉन्शियस तक नहीं है, जो बच्चा, वो सुन कैसे लेगा? वो सुन कैसे सकता है आप मुझे माँ की गर्भ में वो साथ नहीं ले ना? तो आप वो क्या करेंगे? वो माँ की सांस से ऑक्सीजन उसको जा रही है, उसके बॉडी, माँ जो सांस ले रही है उससे उसकी बॉडी जीवित है वहाँ पर। अभी वो संवेदनशील है नहीं तो आप सोचो, आपको अगर ऐसे एक गुब्बारे में भर के जिसमें पानी भरा हो और ऐसी कोई आपकी अवस्था कर दी जाए कि सांस तो ना चले आपकी, आपको अटपटा नहीं लगेगा? वहाँ कितने महीने पड़े रहेंगे होश में। तो ये प्राकृतिक अवस्था है ऐसी, आपको होश ही तब आता है जब आप उतने तैयार हो गए होते। उसके पहले जो होश वाला अंग है वो एक्टिव नहीं होता और उसका संबंध जुड़ा हुआ है सांस के साथ। इसीलिए आप जो डॉक्टर को उसमें देखेंगे कि जो बच्चा की नाल काट दी है, और क्योंकि नाल काटे बिना ये शुरू नहीं होगा, क्योंकि नाल से वो ऑक्सीजन जाती रहती है, फेफड़े को मालूम ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो नीड पर तो उसका ये स्विच है, ये जो कंडीशन है। हाँ, तो जैसे ही आप सांस काटते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना जी? हाँ, तो और अगर बच्चा नहीं रोया और सांस नहीं चली तो इसका मतलब है कि वो फिर उसको थपथपाने लगता है। समझ रहे? हाँ, वो क्यों मार रहा है? क्योंकि वो बच्चा कॉन्शियस नहीं हो रहा। अगर जन्म होने के, नाल काटने के पहले ही कॉन्शियस था तो मतलब, समझ रहे हैं? तो जैसे ही सांस चलेगी, हाँ, पहली सांस चलते ही कॉन्शियस स्टार्ट होती है। और तो फिर वो अब रोता किस लिए रोता है? इसलिए है कि क्योंकि अभी मार्ग छोटे हैं, अचानक चीज़ें हुई तो थोड़ी अनकम्फर्ट फील होती है थोड़ी देर के लिए, तो उस वजह से बच्चा रोता है। ऐसा है, इसलिए नहीं रोता कि वो कहीं किसी नरक से निकल के आ रहा है, वो ऐसी कहानियाँ एक क्वेश्चन नहीं, वो तो है, डीएनए रहता है, वो सब रहता है, लेकिन वो सूचनाएं नहीं है ना, वो तो स्ट्रक्चर है आपका। डाटा वो है जो यहाँ आप आँख, नाक, कान, ये पांचों विषय के रूप में जो लेते हो, दिस इज द डाटा। हाँ, वो सब है, वो सब प्राकृतिक सारी चीज़ें हैं। आगे हार्ट काम करेगा, ये करेगा, फेफड़ा कब काम करेगा, अन्य तो फेफड़ा जो है ऐसे भूल जाए, और ऐसे होता है। ये ऐसे लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक केस ऐसा होता है कि हार्ट पंपिंग करना भूल जाता है, फेफड़ा सांस लेना भूल जाता है, तो उसको ऐसे प्रेस करके उसको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर वो हाँ, सोते सोते वो भूल जाता है। मतलब कोई बीमारी नहीं है, क्वेश्चन है तो कल बस, हाँ, बस वो भूल गया है। बात कर रहे हैं सर। सर, जो स्पेस होता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, मतलब खाली होता है, भरा होता है, वाइब्रेशन जैसे अंधकार, प्रकाश, ऐसे टाइप से। वो तो डिपेंड करता है ना कि कितना क्रियाशील है, जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा उतना ज़्यादा कंपायमान होगा। हाँ, जैसे वाइब्रेशन इंसान का ब्रह्मांड जो होता है और जो प्रकृति का ब्रह्मांड है, तो इसमें जैसे उसमें गैस भी है, अंधकार भी भरा हुआ है, तो इंसान के अंदर तो एकदम बंद है, पैक है, उसके अंदर कैसे प्रकाश आएगा? ये तो जरूरत नहीं ना वहाँ प्रकाश की। जैसे कोई मशीन चल रही है उसमें अंदर प्रकाश की क्या जरूरत तो वो तो मतलब भरा हुआ स्थान है ना, फिर है? भरा हुआ स्थान है जो स्पेस है दिमाग का। भरा हुआ मतलब उसमें तो फिर कुछ एडजस्ट ही नहीं हो रहा है, अंधकार या प्रकाश जा ही नहीं रहा है। नहीं, ये बाहर के अंधकार और प्रकाश से कोई मतलब नहीं ना उसमें। देखो, जैसे बिजली के तार जमीन में से नीचे से निकाल के जाते हैं, वहाँ तो अंधकार है ना, तो उस अंधकार का कोई उपयोग नहीं ना वहाँ पे तो बिजली में जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है उससे मतलब। तो उसमें वाइब्रेशन होता है क्या? हाँ, वाइब्रेशन तो कोई भी प्रक्रिया होगी, वाइब्रेशन होगा। अच्छा, जो मतलब बेहद गहरे आकाश में वहाँ तब वाइब्रेशन होता है जहाँ पर एनर्जी मूव कर सके। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब थोड़ा या ज़्यादा वाइब्रेशन ना रहता हो।
एक जब आप कोमा में चले जाओ तो भी आपके शरीर की प्रक्रियाएं चली रहती हैं, तो उसमें वाइब्रेशन होता है। हाँ, समझ रहे हैं? जिस अंग में जो अंग चेतनता का प्रतिनिधित्व करता है वो अंग तो अपने आप में वाइब्रेट रहता है ना, अदरवाइज तो द्वारा जागेगा कैसे? तो कोई भी एग्जिस्टेंस है किसी भी तरह का तो बिना वाइब्रेशन के पॉसिबल नहीं है। हाँ, जितने ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जितना कम एक्टिव होगा उतना कम वाइब्रेशन। तो बिना वाइब्रेशन के कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आकाश मतलब जो है स्पेस, वो हमेशा बढ़ता हुआ रहता है कि मतलब सीमित भी होता है, बढ़ेगा कम होगा ऐसे ही एक्टिव रहेगा, बढ़ता रहेगा जैसे होता रहेगा। क्या होता है कि जो ब्रह्मांड को उसको तो नहीं पता है, मगर जो हम लोग इसमें मोबाइल वगैरह में देखते हैं उसमें जो स्पेस होता है MB वगैरह में, तो ऐसे ही मतलब क्या दिमाग में जैसे कई लाइब्रेरियों का हम नॉलेज ले लिए तो मतलब बढ़ता घटता है कैसे, मतलब हाँ। कि उसकी भी लिमिट होती है कि बस हो गया अब नहीं जाए। यस, उसका भी टाइप होता है, मतलब अच्छा स्पेस, बड़ा स्पेस, कमज़ोर स्पेस है ना। जैसे पेन ड्राइव होते हैं, सस्ती पेन ड्राइव ले आओ, महंगी पेन ड्राइव ले आओ, अभी SSD आता है, उतनी से स्पेस में पहली पुरानी इतनी बड़ी उसका ड्राइव उसमें स्टोर हो जाता है, वो भी फास्ट स्पीड से, वो भी बिना गर्म हुए। पहले वाला गर्म भी होता था। तो ये क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। क्या ज़्यादा नॉलेज ले लेने से मतलब प्रॉब्लम ये हो जा सकती है? क्या हो जाती है कि मतलब मेंटली प्रॉब्लम बच्चों में जैसे बहुत पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो मतलब जिनको इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, उनको अगर आप फोर्स करेंगे कोई उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो उन पर लोड पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते इसको। वो स्वामी विवेकानंद का था कि मतलब वो लाइब्रेरी काफ़ी सारी मतलब पढ़ के ऐसे किताब याद करे स्टोरी, तो मतलब कितना मतलब नॉलेज ले सकते हैं, वो अभी भी बढ़ सकता है। पता नहीं, उनका जीवन देख के तो नहीं लगता कि बहुत नॉलेजेबल थे, पता नहीं आप कह रहे हो कि इतनी सारी किताब पढ़ी, तो किताबें हो सकता है मतलब पढ़ी हो, है, सुने हैं। हाँ, उनका जीवन और उनके जीवन के जो निर्णय है वो तो देख के नहीं लगता कि कोई बहुत गहरे विचारक थे या कोई बहुत गहरे समझ वाले थे, ऐसा तो नहीं दिखता। हर आदमी क्वेश्चन है हर प्रकार के, हमारे से क्वेश्चन नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी हमें कुछ भी नहीं है, और वो जो करके गए उसका कोई ऐसा परिणाम भी नहीं है। हाँ, जैसा कि इस तरह के आदमी से अपेक्षा होती है। हाँ, जो अवस्थाएं बोलते हैं ना, तो जो स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं, जो मेरी समझ में है उतना, उसमें बोलते हैं कि 3 अवस्थाएं जो होती है आपने बताई, तो वो जो तुरीय अवस्था है ना, वो तुरीय को मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों को जो जानने वाली चेतन की अवस्था है उसको तुरीय बोलते हैं। जैसे कि समझना है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो एक दोरा है उसमें 3 मन के लगते हैं जो हमने पिरो के रखे हैं, तो उसमें जो दोरा है वो तुरीय अवस्था है और वो 3 मन के है, वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों अवस्थाओं को जानने वाली जो चेतन की अवस्था होती है, या तो जो चेतन होता है उसको हम तुरीय से बोलते हैं। और उसके बाद उसमें इसमें एक सवाल खड़ा हो जाएगा। हाँ, ओ मैं कि अगर वहाँ पे चेतन की अवस्था होती तो फिर उस अवस्था का नाम होता। हाँ, तुरिया एक्चुअल में वो चतुरिया है। हाँ, माने इसका नाम है चौथी स्टेज, चौथी अवस्था। जैसे जागृत का नाम है जागृत, स्वप्न का नाम है स्वप्न, और सुषुप्ति का नाम है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके गुणों के आधार पर उनके नाम हो गए। तो अगर तुरिया अवस्था में चेतन का वहाँ पे होता तो फिर वो उसका नाम होता चेतन अवस्था, लेकिन चेतन अवस्था तो नाम है नहीं। तो जिसने ये नाम भी दिया है उसका भी यही ज्ञान है कि वहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नाम तक दिया जा सके, कुछ वस्तु ही नहीं है वहाँ पे ऐसी।
हाँ, वो तो आपने बताया है आपकी बुक में कि इसलिए उसको चौथी अवस्था बोला है। हाँ, एक तो- लेकिन जो एक तो ये बात हो बोलते गई। हैं तुरिया बोलते हैं तो वो इसका अर्थ ऐसा घटाते हैं कि उसमें मात्र तू ही रहा, इसलिए उसको बोल दिया तुरिया। नहीं जैसे तो- हम नहीं तो- बोलते हैं चौथी अवस्था। नहीं सुनो हाँ। नहीं वो तुरिया नहीं है। हाँ, वो तो भाषा की ऐसी तैसी बात है। वो तुरिया नहीं हाँ, है, वो ऐसे घटाते हैं। एक्चुअल में है वो चतुरिया। हाँ, चतुरिया नाम उसमें लिखा भी है। हाँ। उसमें नीचे लिखा है कि ये चतुर्थ है, हाँ। चतुरिया है। तो लोग चतुरिया नहीं बोल के उसको शॉर्ट में तुरिया बोल जाते, हाँ, चा तो- को हाँ, साइलेंट तो कर जाते हैं। उसमें अपने हिसाब से ऐसा मतलब घटाते हैं और उसके हिसाब से बोलते हैं कि एक अगली अवस्था है जिसको बोलते हैं तुरियातीत। तुरियातीत, हाँ। हाँ, तो इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब वो मेहर बाबा जो हुए तो उसने अपनी वीडियो में बताया है, वैसे तो वो बोलते नहीं थे लेकिन इशारों से, कि वो मस्त होते हैं 5 प्रकार के, और ये 5 प्रकार के मस्त का उन्होंने विवेचन भी किया है। वस्त्र। मस्त लोग, मस्त जो बोलते हैं ना, मस्त मौला। अच्छा, मस्त मौला। मस्त मौला, तो उसका 5 प्रकार उसने बताए हैं। और उसने ऐसा भी बोला है कि वो मस्तों के लिए उन्होंने गृह बनाए रहने के लिए व्यवस्था की उनकी, क्योंकि वो तो मस्त है, अपनी अवस्था में मस्त रहते हैं। तो वो अवस्था को हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों का क्लैरिफिकेशन। नहीं एक चीज देखो, और तुरियातीत अवस्था का जो बोलते हैं वो असल में है कि नहीं, और है तो क्या है। एक तो इसमें भी विरोधाभास है। हाँ, जब वो अवस्था बोल रहे हैं तो उसको तुरियातीत क्यों बोल रहे हैं, उसको भी कोई नाम दे देते हैं। हाँ। या 5वें बोल देते हैं। हाँ, तो तुरियातीत क्यों बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, नहीं तो यही ऐसा सवाल है, इसी का जवाब उनके पास नहीं होगा। हाँ, तो कोई वो उसको तुरियातीत क्यों करके बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसके परे। जैसे दूसरी वाली अवस्था को तो ऐसे नहीं बोला ना कि जागृतातीत, ये बोला ऐसा। हाँ, नहीं बोला। और सुसुप्ति को ऐसे करके नहीं बोला कि स्वप्नातीत, हाँ, बोला क्या। नहीं बोला। और तुरिया अवस्था को भी ऐसे नहीं बोला कि सुसुप्ति तीत, नहीं बोला ना। तो अब ये फिर तुरियातीत क्यों बोल रहे हैं, उसका भी कोई नाम रख देना। 5वीं और भी कुछ नहीं है तो 5वीं है ऐसा बोलते हैं, या वहाँ अगर कुछ है उसके आधार पे उसका नामकरण कर दें। तो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। हाँ, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि मस्ती है वहाँ मस्ती, तो ठीक है भाई, उसका नाम रख दो मस्ती अवस्था, लेकिन नाम तो वो रख नहीं रहे, तो तीत क्यों बोल रहे हैं। तीत हम कब बोलते हैं उस बात को समझो कि कब बोला जाता है। तीत बोला जाता है कि हमें कोई चीज़ का कहीं तक ज्ञान है। अब उसके बाद में हमें इतना तो पता है कि जिसकी बात हो रही है वो इतने में तो नहीं है, हाँ, है ना। इतने में तो हमें पता हाँ, है, उससे इतने में तो नहीं है, अति- अब इससे कहीं और ही होगी। और। तो ऐसी अवस्था में आदमी तीत शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी इसके अतीत। मतलब भाई इतने का तो मुझे पता है, इतने में तो है नहीं है, अब इसके परे होगी तो होगी। ऐसा कब बोलता है, जब उसे ये निर्णय नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि है कि नहीं है। क्योंकि अगर होगी तब तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि इसके परे है, तब तो ये बोलेगा कि वहाँ है। हाँ, तब तीत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति तीत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि एक तो ये व्यक्ति उसके बारे में जानता नहीं है, तो उसका अज्ञान इससे स्पष्ट होता है कि क्योंकि हम किसी अज्ञान वाली बात के लिए ही तीत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस बात को जानते होते हैं तो जैसे जागृति का पूरा बताया, जैसे स्वप्न का पूरा बताया, जैसे सुसुप्ति का पूरा बताया, जैसे तुरिया में क्या स्थिति वो बताई, उसका भी बताते ना, फिर तीत क्यों लगा। तो एक तो ऐसी कोई अवस्था होती नहीं है। ये कल्पना कर रहे हैं कि जो चीज़ इन्हें समझ नहीं आई इन तीनों चारों अवस्थाओं में, इन्हें लगा कि इसके परे भी कुछ होगा, तो भैया वो तीत हो गया। नहीं बोले अब जो होगा, बचा सो तीत। होगा तो वो संभावना है, लेकिन उसको मालूम है कि होगा ही, हाँ, तब तो ये बोलते हैं। लेकिन जिसको कि पता है, उसका यही मतलब भी हो सकता है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता नहीं है, या तो वो कोई ऐसी अवस्था होगी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। नहीं तो जब पता नहीं है तो हाँ। फिर ये कहने के अधिकारी नहीं है ना कि होगी, हाँ, फिर तो ये अनुमान हो गया, ज्ञान नहीं हुआ ना। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संभावना में बात चली गई।
तो उसमें दोनों ही बराबर हैं भाई, नहीं भी हो सकती है या हो भी सकती है। लेकिन अब जैसे आप मुझसे पूछें तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन 4 के अलावा 5वीं अवस्था संभव ही नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, क्योंकि जितना भी सब कुछ है वो इन 4 में ही आ जाता है। कैसे करके आता है इस बात को समझो। किसी भी चीज की 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो हो सकती है या तो वो नहीं हो सकती है ना। इस उसमें माने होने या नहीं होने में तीसरी कोई संभावना नहीं हो सकती, या तो होगी या तो नहीं होगी, या कोई तीसरी संभावना पैदा होती है भाई, तो या तो आप होंगे या तो नहीं होंगे। ठीक, तो मूल अवस्थाएं हो गई 2, एक आपके होने की अवस्था जब आप हैं, और एक आपकी ऐसी अवस्था जब आप नहीं हैं, है ना। इसमें तीसरी वाली अवस्था तो हो नहीं सकती कोई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि होने और ना होने में ही आपका सारा फ्रेम है, या तो आप होंगे और या तो आप नहीं होंगे। अब इसमें कोई तीसरी, चौथी, 5वीं कोई अवस्था की पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब होने में कुछ एक पॉसिबिलिटी होती है कई सारी। अच्छा, वो तो ठीक है कि होने में आप टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप कोई स्वामी हो सकते हैं, आप स्त्री हो सकते हैं, आप पुरुष हो सकते हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, आप इस तरह की स्त्री हो सकती हैं, आप उस तरह की स्त्री हो सकते हैं। होने में बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक, ना होने की एक ही संभावना होगी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस तरह से आप नहीं हैं और उस तरह से आप नहीं हैं। फिर वृक्ष नहीं हुआ और बीज है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, है कि नहीं। इस पर तो आएंगे ना अभी। हाँ। इस पर तो आएंगे। नहीं होने की एक ही अवस्था होगी, कई नहीं होंगे ना। जैसे होने की तो कई अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे आप स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते, 2 तो यही होगी। ठीक, आप इस कैरेक्टर वाली हो सकती हैं या उस कैरेक्टर वाली हो सकती हैं, क्योंकि अब स्त्री में भी बहुत सारे भेद हैं। फिर जो आप होंगी उसमें भी छोटे रूप में बहुत सारे भेद होंगे, माने यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी किसमें, होने में। हाँ। लेकिन नहीं होने में क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? नहीं होना ही है। हाँ। नहीं होने में कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती क्या? कि नहीं भाई, इस वाले एक पॉसिबिलिटी ये कि इस तरह वाले नहीं होंगे, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं इस तरह वाले। जब नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, नहीं होने में क्या आपका कोई मैं वर्णन कर सकता हूँ? वर्णन सारा कहाँ होगा? होने में होगा। अब ये सारे सूत्र आपको खुल जाएंगे इसमें। वर्णन सारा कहाँ होगा? होने में होगा। नहीं होने में बस इतने बोल के बात खत्म हो जाती है कि आप नहीं हैं। वहाँ ये सवाल भी नहीं पैदा होता कि भाई उनका वर्णन करो। कैसे करें जब है ही नहीं है, तो वर्णन किस बात का करें? भाई वर्णन करने के लिए पहले तो होना जरूरी है ना। तो नहीं होना और होना ये 2 हो गए। अब होने में यहाँ 3 अवस्थाएं हैं जो बताई। एक सुसुप्ति अवस्था बताई जो बीज अवस्था है, कि वहाँ आप ऐसे रूट रूप में रहते हैं, आपके होने के अंतर्गत बता रहा हूँ। फिर एक है कि जहाँ आपका ज्ञान का जो वो है वो काम करता है। ठीक, और फिर बाहर आपका एक ये स्थूल शरीर है, ये कर्म का काम करता है ना, कर्म का और भोग का। ठीक, यहाँ क्या होता है? बाहर कर्म होता है, भोग होता है। ठीक है, ये आपकी ज्ञान का क्षेत्र हो गया, आपका स्वप्न का, जैसे मैंने बताया वहाँ अंतःकरण चतुष्टय में वो सारी प्रक्रिया चलती है। ठीक, कुछ हिस्सा सुसुप्ति का और कुछ हिस्सा उसका। अब क्या ऐसा कुछ बचा आपके जीवन में? आप अपने जीवन का अनुभव करके बताइए कि आप जिसके लिए कोई और अवस्था चाहिए। क्या आपका कोई कुछ भी ऐसा हिस्सा बचा जो इन 4 में नहीं आ गया? एक नहीं होने में आपका नहीं होना आ गया, और होने में ये 3 हिस्से में आपका जितना भी होना है वो सब आ गया। अब क्या कुछ ऐसा बचा जो तुरीयातीत के लिए चाहिए, जैसे तुरीयातीत अवस्था में रखा जाए? क्या कुछ ऐसा बचा आपका? आप चिंतन मनन करके, अनुभव करके, सोच के समझ के कभी बताइएगा। ये किसी को भी
आपके होने में क्या कुछ ऐसा बचा जो इन 3 अवस्थाओं में नहीं आ सका और कुछ रह गया, तो उसके लिए चौथा वर्गीकरण रखे ना, 5वां। कुछ बचा क्या ऐसा बताओ। जैसे बीज का है, एक अवस्था बीज की बीज अवस्था होगी, तो वो क्या होगी, वो पेड़ की सुसुप्त अवस्था होगी। पेड़ उसमें सोया हुआ है, अभी व्यक्त नहीं है, अव्यक्त रूप में है, ठीक, बीज रूप में है। तो ये उसके होने की अवस्था है। अब आप बीज को भी नष्ट कर दो, ये उसके ना होने की अवस्था हो जाएगी कि अब बीज नहीं है, ठीक। ना होने की क्या होगी, एक ही अवस्था होगी, ठीक? नहीं है। होने की कितनी अवस्था होगी, एक बीज रूप होगी। बीज रूप जब स्टार्ट होगा तो एक प्रक्रिया उसकी जमीन के अंदर चलेगी, अंकुरित होने की। वो क्या होगा कि अभी उसका प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि यहाँ बच्चे का प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होके फिर उसका एक स्थूल जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डेवलप होके आता है। अब चूंकि वहाँ मनस होता नहीं, उसके पास में स्वप्न अवस्था होती नहीं, क्योंकि वो चेतन नहीं है, तो उसे ज्ञान वाली अवस्था की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली अवस्था उसके पास होती नहीं, या ये वाली अवस्था उसकी सुप्त का हिस्सा ही होती है। तो उसकी एक सुसुप्ति अवस्था है, बीज अवस्था, और एक उसकी स्थूल अवस्था है जो व्यक्त अवस्था है। तो उसके पास में केवल 3 अवस्थाएं हैं जो एक्टिव हैं। कौन सी है, जागृत, सुसुप्ति और नहीं होना। आदमी में या जब ये चेतन हो जाता है तो ये एक अवस्था और जुड़ जाती है, मन बुद्धि वाली, कल्पना वाली, ये अवस्था और जुड़ जाती है। तो यहाँ 4 अवस्था हो जाती है। अब इसके अलावा कुछ बचा क्या कि जिसके लिए अब एक और अवस्था का जो है जिक्र किया जाए और कोई चीज़ को उसमें रखा जाए। जैसे आपका होना तो सुसुप्ति में हो गया ना, जैसे पेड़ का होना तो बीज में हो गया ना। नहीं होने में बीज, नहीं होने में पेड़ कैसे होगा। तुरिया अवस्था में आपका होना कैसे होगा। जब आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो वहाँ क्या आपको अपना होना अनुभव होता है क्या? नहीं, तो कुछ भी ना, कुछ दूसरा अनुभव होता, ना अपना होना कुछ अनुभव होता। तो फिर आप वहाँ कहाँ हुए। सर और एक उदाहरण देखिए, पशु पक्षी का भी बता देंगे तो इससे पूरा हो जाएगा। पेड़ में जैसे सुप्त अवस्था से वो बड़ा होता है, हाँ, उसमें कैसे होता है? जैसे पेड़ की अवस्था जो है वो उसकी सुसुप्ति अवस्था होती है, क्योंकि वहाँ पे स्वप्न अवस्था भी नहीं होती और चेतन अवस्था भी वहाँ नहीं होती, क्योंकि वहाँ वो कुछ सुख और दुख के रूप में अनुभव नहीं करता। तो वहाँ तुरिया अवस्था होती है और सुसुप्ति अवस्था होती है। तो शायद प्रश्न ये शायद ये करना चाहते हैं, और मैं भी यही करना चाहती हूँ कि वो सुसुप्ति अवस्था जो होती है वो मात्र मनुष्य में ही होती है कि पशु पक्षियों में भी हो सकती है? नहीं हो सकती। सुसुप्ति अवस्था वृक्ष वनस्पति में, पशु पक्षियों में और मनुष्य में, इनमें होती है। तीनों में होती है। पदार्थ में आप जाएंगे तो वहाँ सुसुप्ति अवस्था नहीं होती, वहाँ तुरिया अवस्था होती है। पदार्थ में ये ऊपर की 3 कोई अवस्था नहीं होती, जागृति भी नहीं होती उनके पास, स्वप्न भी नहीं होती और सुसुप्ति भी नहीं होती पदार्थ में। वृक्ष वनस्पति में तुरिया और सुसुप्ति अवस्था होती है। पशु पक्षी में तुरिया, सुसुप्ति और स्वप्न अवस्था होती है। उनकी जागृत अवस्था स्वप्न से बहुत भिन्न नहीं होती। अच्छा। तो उनके सोने में और जगने में कोई खास भेद नहीं होता है। अच्छा। वो बहुत माइनर सा अंतर है, और इतना माइनर सा अंतर है कि उसे अलग से रखने की जरूरत नहीं है। मनुष्य में बाकायदा जागृत अवस्था होती है, और जागृत का मतलब रहता है, जागृत इसको इसलिए नहीं बोलते कि ऐसे जगा हुआ है, जागृत का मतलब इसको बौद्धिक होने की वजह से बोलते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ों को ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने की वजह से इसे जागृत अवस्था बोला जाता है। तब तो यही भी कंपैरेटिवली जो हम कंपेयर करने जाए तो तुरिया श्रेष्ठ है ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि तुरिया अवस्था कंपैरेटिवली श्रेष्ठ है
उन्नत अवस्था ऐसा नहीं बोल नहीं, सकते, श्रेष्ठ क्योंकि इनमें से जड़ कोई की भी नहीं तो जड़ की भी यही है। क्योंकि सबका अपना अपना रोल है, हाँ। सबकी जरूरत है। किसी एक को भी हटाओगे तो बाकी 3 बचेंगे नहीं। नहीं, अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ समझ। हाँ, ऐसे करके देख सकते हो कि इसमें प्रमुख कौन सी है। तो प्रमुख जो है वो है जागृति वाली, क्योंकि हमें सब यहाँ चाहिए होता है, बाकी सब इसके लिए साधन हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था साधन है, सुषुप्ति अवस्था साधन है, हमारा नहीं होना भी वो भी एक साधन है, मगर अल्टीमेट जो हमें चाहिए वो जागृत अवस्था के परिणाम चाहिए। तो हमारे लिए ये प्रमुख है, परिणाम स्वरूप में ये प्रमुख है, बाकी सब इसके लिए है। तो बाकी सबको हमें जो जानना समझना है वो इसके परिप्रेक्ष्य में जानना समझना है। जैसे इस दुनिया को जब हम जानने समझने जाते हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में जाते हैं? इसलिए ना कि हम सुखी हो सकें, हम दुखी ना हो, हमारा ये परिप्रेक्ष्य होता है, या इसके लिए और कोई परिप्रेक्ष्य होता है। हम कोई ज्ञान करने जाते हैं तो या तो हमें ज्ञान करने में मज़ा आता है, या तो कुछ दुख हो रहा है उसे हल करने के लिए ज्ञान की प्रक्रिया में जा रहे हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? हमारा वो ये है कि जो हमारा जागृत संसार है वो सुखी हो जाए। अभी ये अगले वाला सवाल आपका इसमें आएगा कि इन अवस्थाओं में आपस में संबंध क्या है और इनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें भी आप जानेंगे कि जो जागृत अवस्था है इसी के आधार से बाकी दोनों अवस्थाओं का निर्माण होता है, और वो दोनों अवस्थाएं बुरी तरह से इससे प्रभावित होती हैं, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। उसमें आपको पता चलेगा कि आत्मज्ञान से आदमी पूर्ण रूपेण सुखी नहीं हो सकता। जब तक आपकी जागृत अवस्था पूर्ण रूप से सुखी नहीं है तो आप आत्मिक अवस्था में माने सुषुप्ति अवस्था में आप सुखी अनुभव नहीं कर सकते। जो आनंद की अवस्था की बात की जाती है वो आनंद आपको सुषुप्ति अवस्था में घटित होता है, और वो तभी हो सकता है अच्छे ढंग से जब आपकी जागृत अवस्था सुखी हो। सुखी और अवेयर दोनों बोल सकते हैं कि सुखी और जागृत अवस्था सही में जागृत तो है ही वो। नहीं, अच्छा सुखी सुखी हो, आप ज्ञानी हो नहीं हो उससे मतलब नहीं। इसलिए आप बच्चे को देखोगे, क्योंकि बच्चे को टेंशन होती नहीं, क्योंकि उसको अभी उतनी समझ हुई नहीं है। मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसके पास सुख सुविधाएं हैं, उसके माँ बाप बड़े से समृद्ध हैं, तो आप बच्चे का जीवन थोड़ा सा देखो उस पार्ट में, उसके अंदर आप कोई भी विकृति जैसी पाते हो कि नहीं कि ये आत्मिक रूप से कुछ विकृत जैसा हो गया है, कुछ डिप्रेस्ड हो गया है, वो हमेशा ही जो है थक गया तो सो जाता है, जाग गया तो फिर खिलखिलाता रहता है, और भूख लगी तो खाता रहे, ऐसे उसका जीवन चलता है। वो प्रफुल्लित जैसा लगता है। ऐसी प्रफुल्लित के लिए ही तो जब वो सुसुप्ति में भी जाता है तो वहाँ पे अच्छा खासा वो ठीक ठाक रहता है। नहीं तो एक बीमार आदमी है, एक दूसरा आदमी है, जब वो जाता है तो वो उतने प्रफुल्लित ढंग से नहीं जाता, उसके वहाँ पे छोटे छोटे गैप होते हैं। वो 5 मिनट के भी चला गया, 10 मिनट थकान की वजह से। लेकिन बच्चा जो है इस तरह की स्थिति रहती है। या जब कभी ये व्यवस्था आएगी और उसमें जब आपकी जागृत अवस्था बहुत सुखी होगी, तब आपको इस अवस्था का एहसास होगा कि उस समय की जो सोने की क्वालिटी है नींद की, और आज की जो क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे आप। तो अंदर की अवस्थाएं इस बाहर की जागृत अवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उनका ऐसे अलग से अपना कोई हिसाब किताब नहीं है कि यहाँ के बिना कुछ कर लें ना। तो इतना अवेयरनेस का और महत्व जो कृष्ण मूर्ति बताते हैं और अन्य बताते हैं, और दूसरा जो ओशो बोलते हैं कि 99% शायद उसको ज़्यादा पता होगा, या तो 90% लोग मूर्छा में ही जीते हैं, ऐसा जो बोलते हैं, तो उसका क्या मतलब निकलता है? वो उनकी गलत बात है, वो उनकी गलत अवलोकन है वो। अच्छा, हाँ, वो इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद जो पंडित बोलते हैं कि 12 दिन उसका अवस्था जीते हुए होती है, तो मरने के बाद वो 12 दिन घूमता है। नहीं, ऐसा करके कुछ नहीं होता है।
नहीं, मर के तो बात खत्म। मरने के बाद की बात जिंदा होकर कैसे बता सकते हैं? मान्यता नहीं पंडित जी ने विचार है ना 12 दिन ढूंढा है। नहीं ये बात जानी किसने? गरुड़ हाँ, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ पुराण में है, गलत लिखा हुआ है ये। हाँ आप ये जो जीवन है वो जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच में होता है बस। मृत्यु के बीच में, मृत्यु के बाद वाला जो हिस्सा है वो वहाँ पे कोई कॉन्शियस नहीं रहती, कोई चेतना, कोई चेतन जैसे नहीं रहता है। वो फिर ऐसे तत्व हो जाते हैं जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, ऐसे हो जाते हैं। हाँ, फिर जो भूत प्रेत में बोलते हैं ना कि दूसरे के दिमाग में यही जो भूतकाल की बातें वो बोलता है, कोई महिला में आ जाता है। आपको कभी भूत आए क्या? नहीं, ऐसा देखा है, सब ढूंढते हैं। नहीं होते ना वो। जिसको भूत आते हो ऐसे को किसी को बुला के लाइएगा और फिर उससे बात करेंगे और देखते हैं कि वो बोलते हैं ना कि मैं तो आप तो खाली एक्टिंग करते हुए देखते हो ना उनको। एक्टिंग नहीं, वो रियल जो आपको कैसे पता वो रियल बोलते हैं। भाई ये तो वही बताएंगे ना। और फिर जब भूत है तो आपको कैसे छोड़ के रखा उन्होंने? नहीं, सारी दुनिया ऐसे मानती है, मैं तो नहीं मानती हूँ। मेरे तो को आसपास में ऐसा कोई ढूंढता हुआ कि या बोलता हुआ ऐसा बोलता है। तो ये वाला सवाल तो सारी दुनिया को पूछने दो ना। देखो, आप मुझे बताओ, अगर भूत होते तो इतना लंबा आपका जीवन हो गया, एक आध बार तो चढ़ता आपके ऊपर? नहीं चढ़ता। लोग ऐसे प्रूफ बताते हैं ना। आपको भूत पसंद नहीं करते हैं कोई? प्रयोग करके प्रूफ बताते हैं ना कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ मैं, वो हाँ। आप उनकी बात मत करो। मैं तो जिस अवस्था में अभी मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ बात करती हूँ वो अवस्था है। नहीं वो नहीं कह रहा मैं। आपका पूरा जीवन हो गया, जो भी आप 35-40 जीवन तो अभी मैं वर्तमान में हूँ। भूतकाल की बातें करूँ तो बचपन नहीं, कल को भूत आपके ऊपर आया होगा तो आपको याद नहीं होगा क्या? आज नहीं, मतलब आपने आपकी लाइफ में भूत नहीं देखा ना? देखा ही नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन तो अगर होता, मेरे आसपास में जो बैठे हैं वो बोलते हैं कि मैं इसका भूत हूँ, मैं पार्वती का भूत हूँ, मैं गंगा का भूत, मैं गंगा बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा, ये सब का। अच्छा, जैसे मैं ऐसे बोलूँ मैं प्रेमजीत का भूत हूँ, आप मान लोगे? तुम तो प्रेमजीत हो ही अभी। नहीं मैं उसका भूत हूँ। भूत कोई दूसरा प्रेमजीत है तुम्हारे में आ गया तो वो दो प्रेमजीत हो गए ना। हाँ। ये अवस्था ऐसे करके नहीं होता। ये अवस्था है सारे लोग को। हाँ देखो, ऐसे सब डराते हैं मतलब। हाँ वो मतलब उनके अपने धंधे हैं, वो सब चलता है उस तरह से।